मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। हमारी तरफ से स्टीवन को नमस्ते कहना। लिया के पीछे हटते ही मेडिसन ने पुकारा। क्या उसका नाम यही है? वही लड़का जो फोरप्ले के दौरान द इकोनॉमिस्ट के उद्धरण देता हुआ लगता है। लिया लगभग भागते हुए अपनी मेज पर वापस चली गई, जहां उसके माता पिता चिंता से उसे देख रहे थे। कॉलेज का लड़का इस व्यवधान से नाराज लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा था। ये तो कर्म का फल था, मेडिसन ने बात सुधारते हुए कहा। उसने तुम्हें सबके सामने इसलिए अपमानित किया क्योंकि तुम उससे डेट करना चाहते थे। अब वो तुम्हें मौज मस्ती करते हुए देख रही है जबकि वो फाइनेंस ब्रोकर के साथ फंसी हुई है। उसने अपना फैसला कर लिया और तुमने अपना नाम चुन लिया। मेडिसन ने मेज के उस पार हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा। दरअसल कई विकल्प थे, इसाबेला, लूना और जल्द ही सोफिया। और तुम, मैंने उसे याद दिलाया, हमेशा तुम ही, तुम्हारे बदलावों में सबसे स्थिर चीज़। उसने मेरी उंगलियां दबाईं। मुझे ये पसंद आया। वैसे बदलावों की बात करें तो कल के बारे में और बताओ। 2 इंटरव्यू और एक प्रलोभन। हम बातचीत में मग्न हो गए। कल का दिन बेहद तनावपूर्ण होगा, लेकिन आज रात तो बस शुरुआत थी। और लिया मार्टिनेज अपना पूरा भोजन इस बात को देखते हुए बिताने वाली थी कि उसे क्या मिल सकता था। रात आगे फैली हुई थी, संभावनाओं से भरी हुई और उस खेल को जीतने की मीठी संतुष्टि से भरी हुई थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ। निष्क्रिय से लेकर नायक और खलनायक तक, ये देखने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन मेडिसन सही कह रही है, शर्म का पूर्ण अभाव इसे आसान बना देता है। यह उस तरह की सहजता है जो ये जानने से आती है कि आप किसी की आत्मा उसे वापस भेज सकते हैं और वह इसके लिए आपका धन्यवाद करेगा। एक और बात, मेडिसन ने कहा, यह हार, यह एकदम सही है। इसकी कीमत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने इसे चुना। तुमने इसे देखा और मेरे बारे में सोचा। मेडिसन, उपहार ऐसे ही दिए जाते हैं, मैंने कहा और अपने चेहरे पर उस आकर्षक छोटे आत्ममुग्ध व्यक्ति की तरह मुस्कुराने से बचने की कोशिश की। नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा, विवेकशीलता का यही तरीका होता है। फर्क होता है, एक लड़का जो गहने खरीदता है और एक आदमी जो महिलाओं को बैठकों और शयन कक्षों में थरथरा देता है। जानते हो मज़ेदार बात क्या है? उसने कहा, 6 महीने पहले मैं सिर्फ एक अमीर घराने की लड़की थी जो सामाजिक रुतबे के लिए डेटिंग करती थी। अब मैं लिंकन हाइट्स के सबसे कुख्यात बदमाश लड़के के साथ डिनर कर रही हूँ, जबकि वह वहाँ की आधी महिलाओं को रिझाने की योजना बना रहा है। सिर्फ उपेक्षित हिस्सा, मैंने स्पष्ट किया। मेरे कुछ मापदंड हैं, बहुत ऊंचे मापदंड, महिलाओं, अव्यवस्था और मिठाई के विकल्पों के लिए। ठीक है, मानदंड। आपके मानदंडों में महिला और हताश शामिल हैं। प्रेमिकाएं, गृहिणियां और माताएं। आप निराश नहीं थे? नहीं, उसने सहमति जताते हुए कहा। मुझे जिज्ञासा थी, पता चला कि यह और भी खतरनाक है। ठीक वैसे ही जैसे किसी समाज विरोधी किशोर प्रतिभाशाली को भरी हुई बंदूक दे देना। बस फर्क इतना है कि यह ज्यादा आकर्षक है और साथ में बड़ा लिंग भी है। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। कल सब कुछ बदल जाएगा। ताक झांक करने का काम मुझे पेशेवर तौर पर वही बना देगा जो मैं व्यक्तिगत रूप से बनता जा रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो वासना से लाभ कमाता है, जो ध्यान, हार्मोन और फुसफुसाते रहस्यों का व्यापार ऐसे करता है जैसे वे शेयर हों। लेकिन हम सब जानते थे कि मैं इससे कहीं बेहतर था और अपनी सभी महिलाओं से प्यार करता था। वह झुककर मुझे चूमने लगी, गहरा और वादा भरा चुंबन, मानो वह मेरे विजय साम्राज्य पर अपनी सहमति दे रही हो। लेकिन रविवार, सोफिया को जीतने और वेलनेस सेंटर को मोहित करने के बाद, मुझे हर छोटी बड़ी बात जाननी है। आपका दोषी, उसने मेरे होठों पर मुस्कुराते हुए कहा। तो आपको कल के चुनाव प्रचार के लिए आराम की जरूरत है। चुनाव प्रचार में रणनीति, सहनशक्ति और शैली शामिल होती है, पीटर कार्टर। ये तीनों चीजें आप में, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, भरपूर मात्रा में हैं। लेकिन आज रात मैं बस पीटर कार्टर हूँ। एक ऐसा सूट पहने हुए जिसे वो कल तक खरीद भी नहीं सकता था, एक ऐसी महिला के बगल में बैठा हूँ जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और एक ऐसे बदले की योजना बना रहा हूँ जिसे देखकर मैकियावेली भी गुस्से में नोट्स लेने लगेगा। और हाँ, मेरी मुक्ति की यात्रा भी। ऐसी समस्याएं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे होंगी। लेकिन देखो, हम यहीं हैं। कल मैं पेशेवर, व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से हावी रहूंगी। आज रात मैं दिए गए चांदी के गहनों, बनाई गई योजनाओं और इस बात की भयानक संतुष्टि का आनंद ले रही हूं कि मेडिसन टोरेस प्राणी, साथी और अराजकता की शौकीन ठीक समझ गई थी कि मैं क्या बन रही थी। और फिर भी उसने मुझसे प्यार किया। एक साथ कई महिलाओं को संभालने की कोशिश करने का मतलब यह है कि आपको एहसास होता है कि आप मूल रूप से एक चलते फिरते, मैसेज करने वाले सकस कलाकार बन गए हैं। ले बर्नार्डिन में मेडिसन के सामने बैठे हुए, मेरा फोन एक मरते हुए ततैया की तरह 3 अलग अलग सूचनाओं से बज रहा था। इसाबेला व्याख्यान नोट्स भेज रही थी जो मूल रूप से व्यंजनापूर्ण थे,
लूना कल के सत्र के लिए कार्यक्रम की दोबारा जांच कर रही थी और जेनेट ने लापरवाही से पूछा कि क्या मैं आज रात उसकी उपस्थिति की शोभा बढ़ाऊंगी। 3 महिलाएं, 3 इच्छाएं, एक ऐसा दिमाग जो पहले से ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मेरी सभी महिलाओं में से जेनेट सबसे कम विरोधाभासी और आश्चर्यजनक थी। मेडिसन को अपने पारिवारिक साम्राज्य का ध्यान रखना था, इसाबेला को अपने शिक्षण करियर और शादी का, और लूना को अपनी मां की अपेक्षाओं का, लेकिन जेनेट पर कोई बंधन नहीं था। वह अकेली रहती थी, कॉर्पोरेट नौकरी को ऐसे लगन से करती थी जैसे कोई करियर बनाने के बजाय समय बिता रहा हो, और वह वर्षों से ऐसा ही कर रही थी। उसके जीवन में जो खालीपन था वह केवल यौन संबंध ही नहीं था, वह कहीं अधिक गहरा था, जिसे उसने हमारी बातचीत में केवल संकेत देकर ही पैदा किया था। एक रात अपने सादे से अपार्टमेंट में मेरे सीने से लिपटकर उसने मुझसे कहा, मैं पुरुषों से दूर रहती थी। लंबे समय तक तो मैं किसी पुरुष के साथ अकेले रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया और मैंने भी उस पर जोर नहीं डाला। कुछ आघातों को समझने के लिए विस्तृत व्याख्या की जरूरत नहीं होती। जिस तरह वह अचानक स्पर्श होने पर सहम जाती थी, जिस तरह उसे हमेशा बाहर निकलने का रास्ता देखना होता था, जिस सावधानी से वह सहज होने से पहले सीमाओं को परखती थी, इन सब बातों से एक ऐसी तस्वीर बन जाती थी जिसे मैं बिना किसी पूर्व जानकारी के समझ सकता था। किसी ने उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई और तब से वह इससे भाग रही है। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि बाथरूम में पहली बार में ही उसने मुझे दूर क्यों नहीं धकेला। उसके अतीत को देखते हुए एक महिला को तो किसी अजनबी के आक्रामक रवैये से भाग जाना चाहिए था। इसके बजाय वह उसमें समा गई, मानो वह किसी के द्वारा उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई दीवारों को तोड़ने का इंतजार कर रही हो। जब मैंने हमारे एक सेशन के दौरान इसके बारे में पूछा था तो वह शर्माते हुए हंसी और अपना चेहरा मेरी छाती पर छिपा लिया, और जब वह मेरे ऊपर सवार थी तो उसके कूल्हों की लय लगातार बनी रही। अंततः उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें सुरक्षित महसूस हुआ? मुझे नहीं पता क्यों, बस ऐसा ही लगा। सिस्टम को पता था। किसी तरह इसने न केवल यौन कुंठा बल्कि भावनात्मक आवश्यकता को भी पहचान लिया। जेनेट को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके, और मैं वह व्यक्ति बन गया। वह बातचीत जिसने सब कुछ बदल दिया पिछले हफ्ते हुई थी। मैं उस हफ्ते तीसरी बार उसके अपार्टमेंट में गया था, तभी मैंने उसे प्रस्ताव दिया, मेरे साथ रहने आ जाओ। वह बीच में ही रुक गई और अपनी उन आंखों से मेरी ओर देखने लगी जिनमें बहुत कुछ इतिहास समाया हुआ था। पीटर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतनी जगह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूँ। आपको अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं यूं ही अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने उसे नीचे खींचकर चूमा और उसकी झिझक को महसूस किया। दरअसल मेरे पास एक पद खाली है जिसे भरना है। वेतन लगभग उतना ही है, सुविधाएं बेहतर हैं, और तुम सीधे मेरे साथ काम करोगी। किस तरह का पद? जब मैं उस एस्टेट में शिफ्ट होऊंगा तो यह मेरे लिए एक सरप्राइज होगा। लेकिन यकीन मानिए, मॉल में काम करने की तुलना में यह आपके कौशल के लिए कहीं बेहतर है। उसे मनाने में घंटों लग गए, और इतनी जोर जोर से समझाने के बाद कि हम दोनों की सांस फूल गई, आखिरकार वह मान गई। जेनेट अगले हफ्ते वैम्पायर हाउस में रहने आ रही है, और उसे एक ऐसी जिम्मेदारी निभानी है जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मेरे बढ़ते साम्राज्य के लिए संचालन निदेशक, कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यवसायों का प्रबंधन करे जबकि मैं अलौकिक पक्ष को संभालूं। इसाबेला और लूना के विपरीत, जो एक दूसरे से अनजान थीं, जेनेट सब कुछ जानती थी। हर महिला, हर पहचान, हर योजना। वह मेरी राजदार बन गई थी, ठीक मेरी दोस्त मेडिसन की तरह, जो मुझे एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण देती थी जिसने वास्तविक आघात झेला था और उससे उबरकर बाहर आई थी। आपके साम्राज्य की बात करें तो, मेडिसन ने मुझे वर्तमान में वापस लाते हुए कहा, हमारे मेहमान आ चुके हैं। लेकिन आज रात का मतलब स्प्रेडशीट या सेक्सटिंग के शॉर्टहैंड से नहीं था। आज रात मेडिसन की थी। आज रात उसकी पूरी तरह से नियोजित डबल डेट थी। टॉमी और मिया अपने रास्ते पर थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनका जीवन तहखाने के स्तर की अराजकता से सिनेमाई अराजकता में तब्दील होने वाला है। वे यहाँ हैं, मेडिसन ने मुझसे पहले उन्हें देखते हुए कहा। हे भगवान, पीटर, टॉमी को देखो। मैं मुड़ा और लगभग अपनी शराब का घूंट पीते पीते मेरा दम घुट गया। वह लड़का, जो मिडिल स्कूल से ही एक ही तरह की एनीमे शर्ट पहनता आ रहा था, सूट पहने हमारी तरफ अकड़ते हुए आ रहा था। सूट की कीमत शायद उसकी माँ की पहली कार से भी ज्यादा थी। मैंने उसे जो $20,000 दिए थे, वह कोई निवेश नहीं था, यह एक मास्टर स्ट्रोक था। तहखाने में रहने वाले से लेकर GQ मॉडल बनने तक, पैसा वाकई में बदलाव का सबसे बड़ा जरिया है। हॉगवर्ट्स ये सब नहीं सिखा सकता था। लाल रंग की ड्रेस में मिया बेहद आकर्षक लग रही थी। सुडौल शरीर, आत्मविश्वास और एक ऐसी मुस्कान मानो वो दुनिया पर राज कर सकती हो, और शायद आज रात के बाद वो सच में राज कर लेगी। साथ में वे किसी प्रॉम पार्टी की रानी लग रही थीं, मानो प्रॉम पार्टी का बजट सिनेमाई हो, लाइटिंग क्रू हो और हवा में थोड़ी सी अराजकता का एहसास हो।
मेरे यार, मैंने खड़े होकर टॉमी को गले लगा लिया, जो एक तरह से यह याद दिलाने जैसा था कि इस पूरे मामले में मैं ही मुखिया हूँ। बिल्कुल सीईओ की तरह लग रहे हो। तुम्हें पता है मुझे अपना स्तर बढ़ाना ही था। टॉमी मुस्कुराया और तुरंत ही एक सभ्य रोमांटिक जनरल की तरह मिया की कुर्सी की ओर बढ़ा। मैं अपनी प्रेमिका को रेड कारपेट पर चलते हुए नहीं देख सकता, जबकि मैं एक मध्यम बजट की इंडी फिल्म में काम कर रहा हूँ। मिया शर्मा गई, उसके चेहरे पर एक कोमल, खतरनाक चमक आ गई जिससे अचानक पूरा रेस्टोरेंट हमारा निजी मंच जैसा लगने लगा। टॉमी, रुक जाओ। कभी नहीं, उसने कहा और उसके बगल में ऐसे बैठ गया जैसे वह उस जगह का मालिक हो, या कम से कम अपने नए आत्मविश्वास का। तुम रानी की तरह सम्मान पाने की हकदार हो। मेरा बेटा मेरी पसंदीदा रोमांटिक उपन्यास पढ़ रहा है, या फिर चुपके से मेरी किताब चुरा रहा है। मिया, तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, मेडिसन ने कहा, और उसकी आवाज़ में जो गर्माहट थी वह सच्ची थी। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। टॉमी ने इसे चुना था, मिया ने स्पष्ट स्नेह के साथ उसकी ओर देखते हुए स्वीकार किया। उसकी पसंद वाकई कमाल की है। हैरान करने वाली बात है। टॉमी ने बनावटी गुस्से में अपना सीना पकड़ लिया। मुझे चोट लगी है। हम सहज बातचीत में मग्न हो गए। हमारी पहली आधिकारिक डबल डेट होने के बावजूद माहौल काफ़ी आरामदायक था। मेडिसन और मिया अपनी ही चर्चा में मग्न हो गईं, जिससे टॉमी और मुझे बातचीत करने का मौका मिल गया। मेडिसन ने मिया की ओर देखा और सिर हिलाया। वह सूक्ष्म, भयावह सार्वभौमिक स्त्री संचार जिसे पुरुष जैविक रूप से समझने में असमर्थ होते हैं। तो मिया, जैसा तुमने वादा किया था, तुम्हें मुझे मंगलवार के बारे में बताना ही होगा। टॉमी का चेहरा एक खराब तरीके से बने सूफले की तरह तुरंत उतर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गोपनीय जानकारी है। गुप्त। मिया हंस पड़ी, उसकी हंसी संगमरमर से टकराकर गूंज उठी। बेबी, तुमने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके कबूलनामा करने की कोशिश की थी। मैंने नहीं। बिल्कुल सही। ट्रांजिशन इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, शायद लेजर पॉइंटर वाला क्लिकर भी। मेडिसन पहले से ही रो रही थी। तुम मजाक कर रहे हो। काश मैं न होती, मिया ने धीरे से कहा, टॉमी की शर्मिंदगी के हर पल का आनंद लेते हुए। स्लाइड 1। मिया सैंटोस बेहतर की हकदार क्यों है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। ये तो ज़बरदस्त तर्क था। टॉमी ने विरोध किया, उसका चेहरा मिया की पोशाक के रंग से मिलता जुलता था। मेरे पास चार्ट थे। चार्ट? मैंने थोड़ा झुककर पूछा, क्योंकि किसी को तो उसे ठीक से लताड़ना ही था। किस तरह के चार्ट? अनुकूलता के मापदंड, उसने बुदबुदाते हुए कहा। साझा रुचियाँ, संवाद शैली, आपसी आकर्षण के संकेतक। इस खूबसूरत बदमाश ने सचमुच प्यार को मापने की कोशिश की। ग्राफ, डेटा, पाई चार्ट, और किसी तरह ये कामयाब हो गया। तुमने हमारे बीच आकर्षण का ग्राफ बनाया था, मिया ने चिढ़ाते हुए कहा। दरअसल एक पाई चार्ट। बहुत रंगीन, बहुत सटीक, उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। मिया हंसते हंसते आंसू पोंछ रही थी। 15वीं स्लाइड ने तो मेरी जान ही निकाल दी। 15 स्लाइड? मेडिसन चीख पड़ी, मानो खुद को संभाल पा रही हो। असल में 23, टॉमी ने घायल होकर जवाब दिया। लेकिन उसने मुझे 15 पर ही रोक दिया, क्योंकि उसने तो उसमें प्रशंसा पत्र शामिल किए थे। मिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। संदर्भ, बिल्कुल नौकरी के आवेदन पत्र की तरह। पीटर ने कहा कि मैं दिखने में भले ही अच्छा न लगूं, लेकिन मैं एक अच्छा पति बन सकता हूं। टॉमी ने मुझे घूरकर देखा। जब मैंने ये कहा था तब मैं नशे में था। मैंने हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी अराजक ऊर्जा को पूरी तरह से अपनाते हुए विरोध जताया। मिया जोर से चिल्लाए। सबसे मजेदार बात, स्लाइड भौतिक संपत्तियां, एक यथार्थवादी मूल्यांकन पर अटक गई। हे भगवान, मेडिसन ने आंखें चौड़ी करते हुए फुसफुसाया। कृपया मुझे बताओ। उसने खुद को रेटिंग दी। मिया ने पुष्टि की, मानो उसने अभी अभी मानव स्तर की कोई अनोखी बात खोज निकाली हो। उपश्रेणियों के साथ। चेहरा 6/10, शरीर 5/10, लेकिन सुधार की ओर अग्रसर। स्वच्छता, हाल ही में ब्रांडेड डिओड्रेंट इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैंने अपनी बाजार कीमत के बारे में ईमानदारी से बताया था। टॉमी ने लिंक्डइन प्रोफाइल की तरह करते हुए जोर देकर कहा। कम वादा करो और ज्यादा करके दिखाओ। तुमने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, मिया ने कहा, उसकी आवाज़ नरम पड़ गई जैसे वह किसी स्प्रेडशीट के शौकीन की बजाय किसी दुर्लभ जानवर को सहला रही हो। प्रस्तुति बेतुकी थी, लेकिन मेहनत, ईमानदारी, और तुमने मुझे डेट पर ले जाने के लिए लगभग एक हफ्ता मल्टीमीडिया पावरपॉइंट बनाने में बिताया। इसीलिए तो तुम जीते। और बस ऐसे ही, टॉमी ने शर्मिंदगी को रोमांस में बदल दिया। यार, वो वॉल स्ट्रीट के स्तर का भावनात्मक लाभ उठा रहा है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। और हाँ, मिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मानो वो किसी टीनेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की खलनायिका हो। स्लाइड 18 में हमारे भविष्य के बारे में जो अनुमान लगाए गए थे, वो आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत थे। क्या आपने वाकई हमारे संयुक्त आनुवंशिक चिन्हों के आधार पर बच्चों की इष्टतम संख्या की गणना की थी? टॉमी ने तुरंत कहा, 2 से 3। तुम्हारी खूबसूरती विरासत में मिलने की 67% संभावना है और मेरी भावनाओं को मापने की अटूट आदत है।
अनावश्यक, मैं हंस पड़ा। भाई, तुमने अपनी भावनाओं के लिए स्प्रेडशीट बनाई थी। एक्सेल ने फ़ोन किया, उसे रॉयल्टी चाहिए। और यह काम कर गया। टॉमी ने मिया की ओर ऐसे इशारा किया जैसे वह किसी स्टार्टअप का सफल उदाहरण हो। वह यही है ना? तर्क के बिल्कुल विपरीत, मिया ने सहमति जताते हुए कहा। उसकी निगाहें अब भी उस पर टिकी हुई थीं। मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेटर अपने साथ एपेटाइजर लेकर आया और मेरी परिधीय दृष्टि में एक झंझनाहट हुई। हमारी ड्रामा क्वीन 3 बजे, मेडिसन ने बुदबुदाते हुए कहा, और पहले से ही लिया पर नज़र रख रही थी। लिया ने हमारी तरफ देखा, उसके माता पिता और कोलंबिया कॉलेज के उस लॉ के छात्र की तरफ, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसने ब्रंच पर होशियार दिखने के लिए द इकोनॉमिस्ट पत्रिका को रट लिया हो। वह लड़कियों के ग्रुप में घुलने मिलने के लिए एकदम सही लड़का था, जो अपनी 30 की उम्र में उस एक पल को याद करता रहेगा जब वह सफलता के शिखर पर लगभग पहुंच गया था। तुम्हारी पुरानी क्रश बहुत खुश लग रही है, मेडिसन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका बॉयफ्रेंड भी हमें देखता रहता है। लिया का टेस्ट तो कमाल का है, क्योंकि लगता है गणित से ज़्यादा उसके लिए गणित सीखना ज़रूरी है। बेहद दिलचस्प, मैंने सपाट स्वर में कहा। उसके चेहरे को देखो, मेडिसन ने इशारा करते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसे एहसास हो रहा है कि उसने गलत भावनात्मक स्टॉक खरीद लिया है। टॉमी ने नाक सिकोड़ी। लिया, जिसने तुम्हें अपनी बात कहने की हिम्मत करने पर सबके सामने खूब खरी खोटी सुनाई थी, अब हमें देख रही है। बिल्कुल वही, मैंने पुष्टि की और अपनी ड्रिंक को ऐसे घूंट घूंट करके पिया जैसे मैं द बैचलर एपोकेलिप्स एडिशन की कहानी सुना रहा हो। और अब वो सस्ते पैट्रिक बेटमैन के साथ फंसी हुई है, जबकि तुम अपनी मौज मस्ती में मग्न हो। टॉमी ने सिर हिलाया। कर्म का फल सिर्फ बुरा ही नहीं होता, बल्कि उस पर तो HBO की एक पूरी मिनी सीरीज बन चुकी है। रियलिटी शो की बात करें तो, मिया ने कहा, कल हमारे ग्रुप में इंटरव्यू के बारे में जो बात मैंने सुनी, वो क्या है? आपने कहा था कि आप कल हमारे साथ नहीं हैं। मेडिसन और मैंने एक दूसरे को देखा। कहानी तो तैयार थी, लेकिन उसे जोर से बोलना अभी भी सांपों से भरे गड्ढे के ऊपर पतली रस्सी पर चलने जैसा लग रहा था। मैंने सहजता से कहा, करियर विकास के अवसर, आतिथ्य सत्कार और ग्राहक सेवा। ये तो किसी संदिग्ध बात को कहने का बड़ा बहाना है, टॉमी ने कहा। क्या तुम माफिया गिरोह में शामिल हो रहे हो? ज्यादातर फ्रीलांस कंसल्टिंग की तरह, मेडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह माइक गिराने ही वाली हो। बहुत ही खास तरह के ग्राहक, जैसे कि यौन कार्य, टॉमी ने सपाट स्वर में कहा, मानो वह जीवन के लिए निर्देश पुस्तिका जोर से पढ़ रहा हो। सन्नाटा छा गया। फिर मेडिसन जोर से हंस पड़ी। भगवान, मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत पसंद है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात। क्या मैं गलत हूँ? टॉमी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे उसकी सच्चाई को अस्वीकार करना हो। आप गलत नहीं हैं, मैंने स्वीकार किया, एक टॉक शो होस्ट की तरह पीछे झुकते हुए, जो अगला पंचलाइन देने के लिए तैयार हो। लेकिन यह उससे कहीं अधिक जटिल है। भाई, टॉमी ने बीच में टोकते हुए आगे झुकते हुए वही हल्की मुस्कान बिखेरी जो उसने मुझसे चुराई थी। बचपन से लेकर अब तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जज करूंगा? तुम कुंवारे से वायरल हुए और फिर पता नहीं अब क्या बन गए। मैं तो बस तुम्हारे व्यक्तित्व में आए बदलाव से प्रभावित हूँ। इसीलिए टॉमी मेरा सच्चा साथी है। कोई आलोचना नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस मेरे खलनायक वाले सफ़र के लिए सबसे आगे की सीट। असल में ये 2 इंटरव्यू हैं, मेडिसन ने कहा, क्योंकि उसे मेरा रिज्यूमे पढ़कर सुनाना बहुत पसंद है। वेलनेस सेंटर और एस्कॉर्ट एजेंसी। हमारा लड़का अपने काम का दायरा बढ़ा रहा है। मिया ने अपना सिर झुकाया और फिर कहा, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। मेज पर सन्नाटा छा गया। क्या? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने भी राजनीति सिद्धांत की पढ़ाई की है। यौन कार्य भी एक काम है। मैंने तुरंत टॉमी से कहा, उससे शादी कर लो। मतलब, मिठाई छोड़ो, यहीं कर लो। बिजनेस प्लान में पहले से ही शामिल है, टॉमी ने एकदम गंभीरता से कहा। रिलेशनशिप रोडमैप की 47वीं स्लाइड में। और भी स्लाइड्स हैं? मिया ने हैरानी से पूछा। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, टॉमी ने बिना हिचकिचाए कहा। लेकिन पहले मिठाई, और शायद कुछ ड्रिंक्स भी। बातचीत वहीं से आगे बढ़ी, जैसा कि हमेशा होता है जब हम जोश और महंगी शराब के नशे में होते हैं। टॉमी अपने आने वाले डेमो के बारे में बात कर रहा था। मिया कोडिंग कौशल का प्रदर्शन ऐसे कर रही थी जैसे वह सिलिकॉन वैली के लिए ऑडिशन दे रही हो। मेडिसन बेफिक्री से अपने ग्रीष्मकालीन साम्राज्य की योजना बना रही थी। और मैं लिया को देख रही थी। रानी लिया, पूर्व टॉपर, फैसले सुनाने में माहिर। वह बार बार हमारी तरफ देख रही थी, हमारी हर हंसी उसके चेहरे पर गहरी लकीरें बना रही थी। अच्छा, उसे देखने दो कि जिस मर्द को उसने वेश्या कहा था, वह कैसे उस मर्द में बदल गया जिसे हर कोई चाहता है। अपमान से निमंत्रण तक, शर्म से शैंपेन तक। फिर मेडिसन, जो कि अराजकता की साक्षात मूर्ति है, ने अपना कांटा गिरा दिया और आगे झुककर बोली, तो क्या हमें उस अनकही समस्या के बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता?
कौन सा? मैंने पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक मेरे पास पूरा चिड़ियाघर बन चुका होगा। सच तो यह है कि इस डिनर के बाद, उसने शरारती लहजे में कहा, हम सब मेरे घर वापस जा रहे हैं और शायद वहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है। मिया रिसोटो खाते खाते लगभग अटक गई। मेडिसन, क्या हम कानूनी तौर पर बालिग हैं? खैर, कम से कम कानूनी रूप से तो हैं ही। सिवाय पीट और टॉमी के, उसने मुस्कुराते हुए कहा। माता पिता काबू में हैं। घर खाली है। हॉट टब में 8 लोग आ सकते हैं। बस यूं ही बता रही थी। हम थोप नहीं सकते थे, मिया ने कहना शुरू किया। प्लीज़, मेडिसन ने उसकी बात काटते हुए कहा। पीटर के पास मेरे घर में टूथब्रश रखने के लिए एक दराज ही है। 2 और से क्या फ़र्क पड़ता है? टॉमी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या सच में ऐसा हो रहा है? मैंने कंधे उचका दिए। मेडिसन के मामले में जवाब हमेशा हाँ ही होता था। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से लेकर अपनी प्रेमिका के साथ हॉट टब में किए गए दुराचार तक, मेरे लड़के की जिंदगी अचानक आईमैक्स जैसी हो गई। मिया ने धीरे धीरे अपनी वाइन की चुस्की ली। सोच विचार करते हुए बोली, मतलब मैं स्विमसूट लाई थी, एहतियात के तौर पर। टॉमी ने उसकी ओर सिर घुमाया। कहीं ऐसा ना हो जाए। तुमने इसकी योजना बनाई थी? मैंने सभी संभावनाओं के लिए योजना बनाई थी, उसने मुस्कुराते हुए सुधार किया। आपके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ने मुझे तैयारी का महत्व सिखाया। टॉमी कराह उठा। मैंने एक राक्षस को जन्म दिया है। सबसे बढ़िया किस्म का, मिया ने मीठी आवाज़ में कहा। फिर मेडिसन से बोली, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन सावधान रहना, टॉमी हॉट टब में बहुत शरारती हो जाता है। मैं नहीं, टॉमी गुस्से से चिल्लाया। जब तक जेट चालू नहीं होते, तब तक तो तुम एक सज्जन व्यक्ति लगते हो, मिया ने पलटवार किया। फिर अचानक से तुम ऑक्टोपस जैसी ऊर्जा में बदल जाते हो। टॉमी, हॉट टब का उपद्रवी। आज रात तो मुसीबतों का अंबार लगा ही रही है। मेडिसन ने अपना गिलास उठाया। नए अनुभवों के लिए और सहज सीमाओं के लिए। और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी, मैंने जोड़ा। और आकर्षण के पाई चार्ट, मिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और ऐसे दोस्त जो भयानक फैसलों को बढ़ावा देते हैं, टॉमी ने अपनी बात समाप्त की। गिलास आपस में टकराए। खिलखिलाती हंसी। लिया की निगाहें इतनी तीखी थीं कि कांच को भी काट सकती थीं। भावी रानी से दर्शक बनने तक, सपनों की जिंदगी से सपनों की चोर बनने तक, विडंबना अपने आप ही बयां हो जाती है। शुभ रात्रि, मेडिसन ने पूछा। हर पल बेहतर होता जा रहा है। मेरी प्रस्तुति बाद में देखना, जरा रुको, उसने चिढ़ाते हुए कहा। स्लाइड तैयार करने वाला टॉमी अकेला नहीं है। यह महिला, प्रतिभाशाली, धूर्त, पाप में मेरी आदर्श सह साजिश करता। जब मैं दुनिया को जीतूंगा तो तुम मेरा नेतृत्व करोगे, टोरेस। हमेशा, कार्टर, हमेशा। लेकिन जब हम मिठाई खाकर आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, तभी मेडिसन का पूरा मिजाज बदल गया। एक पल पहले वह आराम से एस्प्रेसो की चुस्की ले रही थी, पैर क्रॉस करके बैठी थी जैसे कि वह उस रेस्टोरेंट की मालकिन हो, और अगले ही पल वह पीछे की ओर झुक गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट भरी नज़र थी, वही नज़र जिसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और मुझे जवाब तैयार रखने चाहिए। मैंने अपनी सभी महिलाओं के चेहरे पर एक ही भाव देखा था। वह भाव था, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने जा रही हूँ, जब मैं ऐसा करूँ तो मुस्कुराते रहो। मेरे साथ कुछ ऐसा है जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, है ना प्रिय? उसने मीठी आवाज़ में कहा, मानो चीनी के नीचे जहर छिपा हो। बाहर वालों को ये रोमांटिक लगा, लेकिन मुझे ये किसी भरी हुई बंदूक की तरह लगा जिसका सेफ्टी लॉक खुला हो। धत्तेरे की चेकलिस्ट, क्या मैं फूल लाना भूल गया? कहीं मैंने 2 बुकिंग तो नहीं कर ली? कहीं बिस्तर पर गलती से उसका गलत नाम तो नहीं पुकार दिया? उसने अपना सिर झुकाया, पलकें ऐसे झपकाईं जैसे वो किसी परफ्यूम के विज्ञापन में हो। पीट, क्या तुम मुझे एक डेट पर ले जाने से पहले ही लूना के साथ एक हफ्ते में 2 डेट पर कैसे जा चुके हो? ये बात तुम मुझे कैसे समझा सकते हो? ओह ओह, वही ईर्ष्यालु है। बहुत बढ़िया, आज रात के मेनू में घरेलू बारूदी सुरंग भी जोड़ दो। पूरी मेज थम सी गई। टॉमी का कांटा हवा में ऐसे लटका रह गया मानो समय रुक गया हो। मिया का मुंह खुला रह गया। यहाँ तक कि वेटर, जो एक बहादुर सिपाही की तरह व्यवहार कर रहा था, ने भी मेडिसन का चेहरा देखा और तुरंत रसोई की ओर भाग गया। अच्छा, तो यह, मैंने कहना शुरू किया। ये है। मेडिसन की आवाज़ एक सब तक ऊपर चढ़ गई, मीठा जहर और भी तीखा हो गया। हाँ, पीट, समझाओ कि तुम अपनी पत्नी को कैसे नज़रअंदाज करके लूना के साथ ऐसे मौज मस्ती करते हो जैसे वो तुमसे बड़ी हो। टॉमी का दम घुट गया। मिया ने लगभग अपनी शराब थूक दी। रुको, क्या तुमने अभी पत्नी कहा? मैंने पूछा। हाँ, मैंने किया, मेडिसन ने आगे झुकते हुए पलटवार किया, उसके नाखून मेज पर चेतावनी भरे शॉट की तरह बज रहे थे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, है ना? या तुम्हें कुछ और गलतफहमी है? बिल्कुल नहीं, ये शब्द मेरे दिमाग में कोई फैसला आने से पहले ही मेरे मुंह से निकल गए। और बस यूं ही, मैं उसकी कुर्सी के बगल में घुटनों के बल बैठा था। पूरा रेस्टोरेंट घूर रहा था। सब ने अपने फ़ोन निकाल लिए।
न्यूयॉर्क के आधे से ज़्यादा लोग अचानक ऐसे देखने लगे जैसे हम किसी सीज़न के आखिरी एपिसोड की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हों। पीट, मेडिसन ने फुसफुसाते हुए अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें वास्तविक सदमे से चौड़ी हो गई थीं। ओह, हम सच में ऐसा कर रहे हैं। हम ईर्ष्या को एक सार्वजनिक आयोजन में बदल रहे हैं। ये काट की खासियत है। मेरा हाथ ब्लेजर की जेब में चला गया। मुझे वो छोटा सा मखमली डिब्बा महसूस हुआ जिसे मैं कई दिनों से बिना किसी योजना के अपने साथ लिए घूम रहा था। मूल विचार क्या था? कुछ निजी, कुछ सिनेमाई, कुछ ऐसा जो रोमांस की भावना को उजागर करे। इसके बदले मुझे क्या मिला? मिशेलिन स्टार लाइटिंग के नीचे ईर्ष्या से प्रेरित एक तात्कालिक प्रस्ताव। भाड़ में जाए सब, हमारे बारे में कुछ भी कभी पारंपरिक नहीं रहा है। मैंने डिब्बा बाहर निकाला और काले मखमल को झूमर पर पड़ने दिया। मेडिसन चौंक गई। मिया ने टॉमी का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। टॉमी ने बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है ये जल्दबाजी है, शायद लापरवाही भी है। मैंने कहा, मेरी आवाज़ तेज थी क्योंकि पूरा रेस्तरां अब एकदम शांत था। लेकिन हमने जो कुछ भी झेला है उसके बाद। तुम मुझसे करीब 6 दिन पहले मिले थे। पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो लिया। मेडिसन ने मुझसे नज़रें हटाए बिना गुस्से से कहा। मैं मुस्कुराया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ड्रैगन मारने या कैंसर का इलाज करने या चादरों को मोड़ने का तरीका खोजने की ज़रूरत नहीं है। फिटेड बेडशीट लगाना असंभव है, एक बूढ़े व्यक्ति ने बीच में कहा, जिससे हंसी का माहौल बन गया। ये जानने के लिए कि तुम ही मेरी जीवन संगिनी हो, मैंने अपनी बात जारी रखी। मेरे सीने में गर्मी बढ़ रही थी। तुम मेरी सहारा, मेरी उथल पुथल, मेरी साथी रही हो। मुझे ये जानने के लिए ब्लैक फ्राइडे जैसी मुश्किलों का सामना करने या तुम्हारे पिताजी के गोल्फ वीकेंड को झेलने या सलाद के कांटे चलाना सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने डिब्बा खोल दिया। तुम ही हो मेडिसन टोरेस, मेरी पत्नी, मेरा साम्राज्य, मेरी हमेशा की साथी। पूरा कमरा शोरगुल से भर गया। लोग सिसक रहे थे, तालियां बज रही थीं, फ़ोन चमक रहे थे और नशे में धुत लड़कियां रो रही थीं। कहीं ना कहीं लिया शायद अपने कॉकटेल में ही बेहोश हो गई। और मेडिसन ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा हुआ था, मस्कारा फैलने ही वाला था। उसकी आंखें आग और हीरे की तरह एक साथ चमक रही थीं। रेस्तरां में कैमरों की क्लिक की आवाज़ गूंजने लगी। मेरे ईयरबड्स से आर्या की आवाज़ में एक बेचैनी झलक रही थी। मास्टर, लगभग 37 उपकरणों द्वारा आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट तैयार किए जा रहे हैं। मास्टर, पोस्ट लाइव हो चुके हैं। ट्रेंडिंग टैग, #Madison is engaged, #रेस्टोरेंट प्रपोजल, #Who समाचार आउटलेट्स ने जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। ये सब हो जाने के बाद सब कुछ डिलीट करना सुनिश्चित करें। तुरंत ही परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। मैंने मन ही मन सोचा, क्या तुम मेरी। मैंने नाटकीय प्रभाव के लिए थोड़ा रुककर डिब्बा खोला और अपनी चुनी हुई अंगूठी दिखाई, एक साधारण अंगूठी जिसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा था, जिसकी कीमत किसी तरह अधिकांश कारों से भी अधिक थी। मेरी पत्नी। रेस्तरां में हंगामा मच गया। हाँ कहो, किसी ने चिल्लाकर कहा। हाँ कहो, एक और आवाज़ सुनाई दी। देखते ही देखते पूरा इलाका हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो के नारे लगाने लगा। कमरे के दूसरी तरफ से किसी के चौंकने की आवाज़ आई। अरे बाप रे, ये तो मेडिसन टोरेस हैं। टोरेस डेवलपमेंट की वारिस, अरबों डॉलर की संपत्ति वाला टोरेस परिवार। वो लगभग 18 साल की है। वह पहले से ज़्यादा जवान दिखते हैं। युवा प्रेम कितना खूबसूरत होता है, एक बुजुर्ग महिला ने आह भरते हुए कहा। किसी और ने धीमी आवाज़ में कहा, पैसे के पीछे भागने वाली औरत। जाहिर है, उसके पैसों के पीछे पड़ी है। बहुत होशियार बच्चा है, एक और आवाज़ ने सहमति जताते हुए कहा। उसने झटपट काम निपटा लिया। लेकिन मेरी निगाहें सिर्फ मेडिसन पर टिकी थीं, जो मुझे एक ऐसे भाव से देख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, कमज़ोर, आश्चर्यचकित और बेहद प्रसन्न। इसे मुझ पर डालो, बेवकूफ़। उसने मांग की और अपना बायां हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जब मैंने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई तो मेरे हाथ आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थे। ये बिल्कुल फिट बैठ गई, क्योंकि स्वाभाविक ही था। मैंने निगरानी फुटेज के आधार पर आर्या से अंगूठी का सटीक आकार निकलवाया था। डरावना, हाँ। असरदार, हाँ। मिया अभी भी तेजी से टाइप कर रही थी, फ़ोन उसके हाथ से चिपका हुआ था। एम्मा बड़े अक्षरों में चिल्ला रही है। एशली लाइव वीडियो की मांग कर रही है। हे भगवान, ग्रुप चैट में तो हंगामा मच गया है। टॉमी हमें ऐसे घूर रहा था जैसे हमारे सिर दो दो उगाए हों। यार, उसने किसी तरह कहा, तुम लूना के साथ डेट पर गए थे और अब प्रपोज कर रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? मिया ने अपना फ़ोन निकाला और उंगलियां तेजी से चलाने लगी। मैं एम्मा और एशले को फ़ोन कर रही हूँ। वे मरने वाली हैं, वे मरने वाली हैं। लेकिन मेडिसन अभी रुकी नहीं थी। उसने मुझ पर झपट्टा मारा और लगभग मुझे पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। उसने जो चुंबन मुझे दिया, वह निश्चित रूप से रेस्तरां के माहौल के अनुकूल नहीं था और हमारे दर्शकों ने सीटियां बजाईं और तालियां बजाईं।
उसकी मुस्कान एक हथियार थी, एक साथ चकाचौंध करने वाली और उग्र। तुम्हें पता है कार्टर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी धीमी आवाज में कि पूरे कमरे ने सुन लिया, तुमने अभी अभी 37 कैमरों और आधे इंटरनेट के सामने मुझे अपनी पत्नी बना लिया है। सुधार, मैंने धीरे से कहा, उसके होंठों से मिठाई का एक टुकड़ा हटाते हुए, मैंने अभी अभी तुम्हें अपना बनाया है। भीड़ फिर से बेकाबू हो गई। गिलास आपस में टकराए। किसी ने चिल्लाकर कहा, गोल। एक शराबी ने चिल्लाकर कहा, शादी से पहले का समझौता। मेडिसन ने मुझसे नजरें हटाए बिना ही उसे गाली दी। हाँ, उसने मेरे होठों पर फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, तुम असंभव, चिढ़ाने वाले, एकदम परफेक्ट कमीने। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बेवकूफ़। और भी जयकारे, और भी तस्वीरें। किसी ने धीरे धीरे ताली बजाना शुरू किया, जो धीरे धीरे जोरदार तालियों में बदल गया। कहीं शैंपेन की बोतल खुली और अचानक हमारी मेज पर शैंपेन के गिलास आ गए। हमारी तरफ से मैनेजर ने घोषणा की, अरबपति के प्रेम प्रसंग का स्थल बनने पर वह बेहद उत्साहित दिख रहा था। युवा जोड़े को बधाई। मैंने देखा कि लिया अपनी टेबल पर एकदम पीली पड़ गई थी। उसका बॉयफ्रेंड, जो फाइनेंस में काम करता है, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हमें ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, या शायद जैसे उसकी आंखों के सामने उसका दूसरा भविष्य कौंध गया हो। अगर उसने मुझे मना नहीं किया होता तो वो यही होती। देखो, ब्रह्मांड कैसे चलता है। किस्मत वाकई बेरहम है, या फिर ये कर्म का फल था। टॉमी लगभग अपना सिर पकड़ रहा था। पीटर, तुम गलती से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में शादी का प्रस्ताव कैसे रख सकते हो। मिया अभी भी तेजी से टाइप कर रही थी, फोन उसके हाथ से चिपका हुआ था। एम्मा बड़े अक्षरों में चिल्ला रही है। एशली लाइव वीडियो की मांग कर रही है। हे भगवान, ग्रुप चैट में तो हंगामा मच गया है। इस बीच लिया का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने साइनाइड पी लिया हो। उसका प्रेमी उसके पास झुककर कुछ फुसफुसाया जिससे उसे शांत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं, और उसकी निगाहें मेडिसन की उंगली पर चमकती अंगूठी से हट ही नहीं रही थीं। नज़ारे का आनंद लें, यही वह हिस्सा है जहां आपको एहसास होता है कि आप एक अध्याय थे। वह किताब है। मेडिसन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस चमकती हुई अंगूठी को निहारने लगी जैसे उसने अभी अभी चैंपियनशिप की अंगूठी जीत ली हो। बिल्कुल सही फिट है, उसने किसी से नहीं बल्कि सबके सामने कहा। फिर उसने मुझसे कहा, ये सब तुमने ही प्लान किया था। मैंने सुधार करते हुए कहा, तत्काल आधार पर। झूठा, उसने मुझे दोबारा चूमते हुए कहा। आर्या की आवाज़ हमेशा की तरह सटीक ढंग से बीच में आए, मास्टर, टीएमजे ने अभी अभी एक सूचना भेजी है। गॉसिप गर्ल रीबूट के फैन अकाउंट मेडिसन टोरेस के रहस्यमय मंगेतर के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी से ही फर्जी कहानियों की बाढ़ ला दूं? क्या मुझे अछूत बना दोगे? मुझे ऐसा शानदार रिज्यूमे दे दोगे जिसकी जांच भगवान भी न कर सकें? नहीं। शैंपेन लगातार बहती रही। मंत्रोच्चार मंद पड़ गया। उसकी जगह फुसफुसाहट भरी अटकलों की गूंज और फोन की स्क्रीन की चमक सुनाई देने लगी। मेडिसन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मानो उसे पता था कि यह पल सिर्फ हमारा नहीं था, यह एक घोषणा थी, एक रौब दिखाने का मौका था। और लिया, बेचारी लिया अपनी कुर्सी पर जम सी गई, हमारी तरफ ऐसे घूर रही थी जैसे वह अपनी मृत्युलेख लिखी जा रही हो। मुझे ठुकराने से लेकर मेडिसन टोरेस को अंगूठी पहनाते हुए देखने तक। लिया, जिंदगी बहुत तेजी से बदलती है। ये तो पागलपन है, टॉमी ने दोबारा बैठते ही बुदबुदाया। शैंपेन ऐसे बह रही थी जैसे नल का पानी हो। तुमने 100 अजनबियों के सामने सगाई कर ली। कल तक ये खबर हर गॉसिप ब्लॉग पर होगी। उन्हें बोलने दो, मेडिसन ने अपनी नई अंगूठी को ऐसे देखते हुए कहा जैसे वह कोई मुकुट का गहना हो। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। एक किशोर मंगेतर जो जाहिर तौर पर नर्सों के साथ छुपकर संबंध रखता है। मिया ने मजाक उड़ाया। एक आदमी जो मेरे नाराज होने पर घुटने टेक देता है। मेडिसन ने सहजता से बात सुधारी। नज़ वाली बात पर हम बाद में चर्चा करेंगे, विस्तार से, शायद चित्रों के साथ। वह लूना के लिए पागल नहीं है। वह अपना हक जता रही है, और वह भी सबके सामने। हीरे के साथ, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वैसे वो डेट्स नहीं थीं, बल्कि एडवांस्ड स्टडी सेशंस जैसी थीं। मेडिसन मुस्कुराए। ओह, मुझे पता है। इसाबेला मुझे बायोलॉजी ट्यूटोरियल के दौरान पूरी रिपोर्ट देती है। टॉमी ने लगभग अपना पैर थूक दिया। तुम्हारा क्या हम बताना भूल गए? मेडिसन की आवाज़ मीठी और तीखी थी। सुश्री इसाबेला हम दोनों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही व्यवहारिक है। बिल्कुल, मैंने भी यही बात दोहराई। मुझे और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, मिया ने आह भरी। लेकिन पहले सगाईशुदा जोड़े के साथ एक सेल्फी। इसके बाद 20 मिनट तक तस्वीरें खिंचवाई गईं। अजनबियों ने बधाई दी और कर्मचारियों ने कई बार हमारा खाना मुफ्त करने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। मेडिसन ने इस सब के बीच ऐसे व्यवहार किया जैसे वह लाइमलाइट के लिए ही पैदा हुई हो, चमकदार, शालीन और मेरी अंगूठी को हथियार की तरह शान से लहराती हुई।
मास्टर, आर्या ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने आदेशानुसार सभी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए हैं और फ़ोन भी साफ कर दिए हैं। हालांकि मेरे हस्तक्षेप करने से पहले ही 3 यूजर्स ने क्लाउड पर डेटा अपलोड कर दिया। क्या मुझे इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए? इसे छोड़ दो, दुनिया को देखने दो कि मेडिसन टोरेस शादीशुदा है। समझ गया। और हाँ, तुम्हारी माँ ने 6 बार फ़ोन किया है। बहुत बढ़िया। खबरें वाईफाई से भी तेज़ गति से फैलती हैं। मैंने देखा कि और भी लोग अपने फ़ोन उठा रहे हैं, तो मैंने कहा हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल जाए। सहमत हूँ। मेडिसन उठी और यह सुनिश्चित किया कि हीरे पर कमरे की हर रोशनी पड़े। मेरे घर पर हमें जश्न मनाना है। बाहर निकलते समय मेरी नज़र लिया पर पड़ी। उसने चम्मच इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। उसका प्रेमी अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बड़बड़ा रहा था, इस बात से बेखबर कि वह 3 मेज़ दूर अपनी दूसरी जिंदगी को जी रही थी। जब मौका था तब तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए थी, लिया। अब तुम्हें ब्लॉकचेन की छोटी मोटी बातों को जबरदस्ती सुनना पड़ेगा, जबकि मैं तुम्हारी सपनों की अंगूठी उसकी उंगली में पहनाकर चला जाऊंगा। बाहर मेडिसन की सफ़ेद BMW किसी रथ की प्रतीक्षा में खड़ी थी। हम चारों किसी तरह उसमें समा गए। ये भौतिकी के नियमों को चुनौती देने जैसा था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से 2 लोगों के बैठने वाली स्पोर्ट्स कार थी। गियर बदलते समय मेडिसन ने मेरी तरफ एक नज़र डाली। तुम्हें पता है इससे कुछ नहीं बदलेगा, है ना? मुझे अब भी लूना के साथ पूरी घटना का ब्यौरा चाहिए, विस्तार से, जब तुम मुझे दिखाओ कि तुमने क्या क्या किया। ठीक है, मैंने कहा, और मेरा मतलब यही था। और हमारी शादी हो रही है। बड़ी बेतुकी, इतनी भव्य कि मेट गाला उसके सामने किसी पिछवाड़े में होने वाली बारबेक्यू पार्टी जैसी लगे। जो तुम्हें चाहिए, और तुम अपने टक्सिडो के नीचे एक कॉलर पहनोगे जिस पर लिखा होगा मेडिसन टोरेस की संपत्ति। ये तो वाकई काफ़ी आकर्षक है, मैंने मजाक में जवाब दिया। मुझे पता है। उसकी मुस्कान शरारती थी। मैं हफ्तों से इसकी योजना बना रही थी। बेशक उसने ऐसा किया है। मैं एक बार प्रस्ताव रखता हूँ और वह पहले से ही 5 कदम आगे बढ़ चुकी होती है। तो बस स्पष्ट करने के लिए, टॉमी ने दुनिया की सबसे दुखद बीच वाली सीट से कहा, अब तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम हमारी स्कूल नर्स को डेट कर रहे हो, तुम मेडिसन और इसाबेला के साथ थरीसम कर रहे हो, और कल तुम्हारा सेक्स वर्कर बनने के लिए इंटरव्यू है। मैंने सुधार करते हुए कहा, पेशेवर संतुष्टि प्रदाता। हाँ वही। उसने सिर हिलाया। याद है जब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्या नारुतो गोकू को हरा सकता है? मैंने कहा, वो सरल समय थे। बोरिंग समय है, मेडिसन ने पलटवार करते हुए कहा और गाड़ी की एक्सीलरेटर दबा दी। अब चुप रहो और संभालो, हमें जश्न मनाना है। मिया के फ़ोन पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। एम्मा घबरा रही है, सारा रसीदें मांग रही है। तुम्हारी माँ जानना चाहती है कि क्या उसे शादी की योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। और रुको, गुरुवार की समस्या, मेडिसन ने विजय के बाद रानी की तरह प्रसन्न होकर कहा। आज रात हम जश्न मनाएंगे। कल से पीटर अपना करियर शुरू करेगा, बाकी सब इंतजार कर सकता है। सार्वजनिक प्रस्ताव से लेकर निजी समारोह तक, शून्य से सगाई तक 1 मिनट से भी कम समय में। सबके मजाक का पात्र बनने से लेकर मेडिसन टोरेस के मंगेतर बनने तक। हे पीट, टॉमी ने इंजन की तेज आवाज़ के बीच चिल्लाकर पूछा। हाँ, तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल ही पागलपन भरी है। मुझे पता है दोस्त, मुझे पता है। लेकिन तभी मेडिसन का हाथ मेरे हाथ में आ गया। शहर की रोशनी में उसकी अंगूठी चमक उठी जब हम ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकल रहे थे, और पहली बार मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता था। कल, वेलनेस सेंटर, एस्कॉर्ट एजेंसी, सोफिया। आज रात मैं अपनी मंगेतर के साथ जश्न मनाऊंगा और यह समझने की कोशिश करूंगा कि मैंने अभी अभी क्या कर दिया। साम्राज्य का विस्तार मात्र नहीं हो रहा था, बल्कि वह विस्फोट की ओर अग्रसर था। और हर कोई इस भयावह स्थिति के लिए कमर कस चुका था। कल रात हार्मोन से भरे उन किशोरों के लिए आश्चर्यजनक रूप से शांत रही, जिन्हें मुफ्त में एक आलीशान बंगला मिला था और जिनकी सगाई की खबर किसी कार्दशियन के तलाक से भी ज़्यादा सनसनीखेज थी। MTV स्प्रिंग ब्रेक देखने के बजाय मेडिसन बस सोफे पर आराम करना चाहती थी, अपना सिर मेरी छाती पर रखकर, मानो उसने नेटफ्लिक्स की छिपी हुई श्रेणी, घरेलू सुख, सीमित श्रृंखला, खोज ली हो। टॉमी और मिया, वे गेम रूम में मेडिसन की पुरानी आर्केड मशीनों को खोज रहे थे, ये साबित करते हुए कि हाँ, रोमांस भी 2 सन की लोगों के स्ट्रीट फाइटर खेलने और राउंड के बीच में अजीबोगरीब स्पोर्ट्स प्रोमो की तरह किस करने जैसा दिख सकता है। मुझे किसी शोरगुल भरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसन ने मेरी गर्दन पर फुसफुसाते हुए कहा। मुझे बस यही चाहिए, तुम, हम, असलियत। सच में, हे भगवान, जिस तरह से उसने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह द बैचलर एक्सिस्टेंशियल एडिशन के लिए ऑडिशन दे रही हो। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि किसी का पूरा धर्म बन जाना मुझे सबसे ज़्यादा उत्तेजित करता है। इसलिए हम उसे वास्तविकता देते हैं।
टॉमी और मिया आधी रात को चले गए और मेडिसन और मैं एक दूसरे से लिपट कर सो गए। उसकी अंगूठी चांदनी में दुनिया की सबसे शानदार नाइट लाइट की तरह चमक रही थी। अब सुबह की बात करते हैं, जहां हम पिछली रात के संयम की भरपाई करने के लिए उसके बिस्तर के तख्ते के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वह किसी विध्वंस प्रतियोगिता में हो। आह, मेडिसन कराह उठी, उसके नाखून मेरे कंधों में गहरे निशान बना रहे थे। मैं उन खरोंचों को उपलब्धि के बैच की तरह पहनूंगा, इस बात का सबूत कि मैं हरिकेन टॉरस से बच गया, कैटेगरी फ़िया से। उसके बाद हम शावर में चले गए। भाप से शीशा धुंधला हो गया, मानो हम कोई CW ड्रामा फिल्मा रहे हों जो निश्चित रूप से पहले सीजन के बाद ही रद्द हो जाएगा। कपड़े पहनते समय मेरे ईयरबड्स में आर्या की मधुर आवाज़ सुनाई दी, मास्टर, कल के कारोबार में $73,000 का मुनाफा हुआ। प्री मार्केट मूवमेंट में मौजूदा पोजीशन में $31,000 की बढ़ोतरी हुई है। कुल संपत्ति 103 मिलियन तरल, 60,000 सिस्टम पॉइंट। बुरा नहीं है। अगर मैंने इसाबेला और लूना को इरोसा पंजीकृत व्यापारचिन्ह प्रीमियम पैकेज के बजाय पीटर कार्टर एक्सपीरियंस लेने पर जोर न दिया होता तो रेटिंग और भी ज़्यादा होती, लेकिन कोई बात नहीं, असली चीज़ ही तो कमाल की होती है। भले ही इसके लिए मुझे कुछ अंक गंवाने पड़ें। मैंने शीशे में अपना टॉम फोर्ड सूट चेक किया। गहरे भूरे रंग का सूट, काली शर्ट बिना टाई के, ऊपर का बटन खुला हुआ था। ऐसा लुक जो किसी ऐसे युवा अरबपति की याद दिलाता है जो तुम्हारे पिता को दिवालिया करने और तुम्हारी प्रेमिका को चुराने वाला है। धत तेरे की, मेडिसन ने दरवाजे से कहा। उसके चारों ओर तौलिया इस तरह लिपटा हुआ था जैसे वह वोग मैगजीन के लिए फोटोशूट करवा रही हो। मेरा मंगेतर तो ऐसा लग रहा है जैसे नाश्ते में हेज फंड मैनेजरों को खा जाता हो। सिर्फ मंगलवार को, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उसे दुनिया के सबसे महंगे हथियार की तरह अधोवस्त्र पहनते हुए देखकर। आज मैं किसी और शिकार की तलाश में हूँ। उसने तौलिया ऐसे फेंक दिया जैसे उसने उससे पैसे उधार लिए हों और ला पेरला की उन अंडरवियर में घुस गई जिनकी कीमत शायद किसी छोटे देश की GDP से भी ज़्यादा थी। सोफिया के पास कोई मौका नहीं है। न ही वेलनेस सेंटर का इंटरव्यू पैनल ऐसा करता है, या फिर एस्कॉर्ट एजेंसी। उसने क्रीम रंग की ड्रेस पहनी जो उस पर ऐसे चिपकी हुई थी मानो उसने शादी से पहले कोई समझौता कर लिया हो। मेरा होने वाला पति, पेशेवर घर तोड़ने वाला। तुम्हारा भावी पति जिसे तुम्हें यॉट और हीरे जवाहरात वाली जीवन शैली में बनाए रखने के लिए आय के कई स्रोतों की आवश्यकता होगी। मैंने सुधार किया। प्लीज़, उसने चिढ़कर कहा और जिप बंद करते हुए बोली, मेरे पास पैसे हैं। मुझे तो बस मनोरंजन चाहिए। और तुम्हें शहर की हर उपेक्षित महिला को बहकाते हुए देखना। ये तो नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ड्रामा है। अनमोल, यह महिला, सगाई के 12 घंटे से भी कम समय में ही इसने मेरी विजय यात्रा की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसे एक क्लिपबोर्ड दे दो और यह मेरे यौन साम्राज्य को एक इवेंट प्लानर की तरह चलाएगी। आज के लिए तैयार हो? उसने ऊंची एड़ी के जूते पहनते हुए पूछा, जिससे उसकी लंबाई 3 इंच बढ़ गई और धमकी देने के लगभग 10 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ। जन्मजात तैयार। सोफिया 2 साल की थी, दोनों इंटरव्यू के बाद। आज रात तक मुझे पेशेवर नौकरी मिल जाएगी और जैक मॉरिसन की प्रेमिका अपने पूरे व्यक्तित्व पर पुनर्विचार कर रही होगी। और फिर उसकी माँ, मेडिसन ने चमकती आंखों से कहा, मेरे मंगेतर, उस लड़के के सौतेले पिता जो उसे तंग करता था। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये तो कविता है। हम उसकी BMW की ओर बढ़े। सुबह की हवा इतनी ताज़ी थी मानो उसे पता हो कि आज का दिन मेरा है। मेडिसन ने इंजन स्टार्ट किया और मैंने आगे का प्लान बनाया। सबसे पहले वेलनेस सेंटर, ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब उपनगरीय गृहिणियां, काम हो गया। एस्कॉर्ट एजेंसी का काम कागज़ पर तो उबाऊ लगता है, लेकिन मेरी बढ़ी हुई काबिलियत के साथ नेटफ्लिक्स इस पर एक स्पिन ऑफ को हरी झंडी दे देगा। और सोफिया, बेचारी भूखी सोफिया, एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो फोरप्ले को जोर जोर से सांस लेना समझता है। तुम्हें पता है, मेडिसन ने कहा जब हम ट्रैफिक में शामिल हो रहे थे, ज़्यादातर जोड़े अपनी सगाई के अगले दिन मेहमानों की सूची को लेकर बहस करते हुए बिताते हैं। हम आम जोड़ों की तरह नहीं हैं। नहीं, उसने सहमति जताते हुए मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे वह शेयर खरीद रही हो। हम बेहतर हैं। हम अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदार हैं। और आप क्या चाहते हो? सब कुछ, उसने सीधे सादे शब्दों में कहा। मैं तुम्हें एक एक करके चरम सुख का अनुभव करते हुए दुनिया पर राज करते देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सोफिया को तोड़ते देखना चाहती हूँ। मैं जैक का चेहरा देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ तुम्हें पापा कहती है। मैं पैसा, ताकत और उन सभी लोगों का पूर्ण विनाश चाहती हूँ जिन्होंने कभी हमें नीचा दिखाया। ये तो बहुत लंबी सूची है। अच्छा हुआ कि तुम कुशल हो। उसने मेरा हाथ दबाया। उसका हीरा मेरी हथेली पर ऐसे चुभ रहा था जैसे कोई निशान लगा रहा हो। साथ ही मैं भी मदद करूंगी। और ये सिर्फ तुम्हारा साम्राज्य नहीं है, पीट। ये हमारा है। हमारी कहानी, अकेले संघर्ष करने से लेकर एक शक्तिशाली जोड़े तक, एक आम इंसान से लेकर मेडिसन टॉरस के मंगेतर तक जिसके पास आधी महिला आबादी को रिझाने की योजना है। चरित्र विकास की बात ही क्या। पहला पड़ाव, उसने पूछा, वेलनेस सेंटर 10 बजे, फिर दोपहर 12 बजे एजेंसी, ऊर्जा बनाए रखने के लिए हल्का लंच,
सोफिया से 2 बजे मुलाकात। और आज रात हम पैसों की गिनती करेंगे, युद्ध के किस्से साझा करेंगे और अगली कड़ी की योजना बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम रणनीति की बात करते हो, उसने धीरे से कहा। लगभग उतना ही अच्छा जितना कि जब तुम उस बड़े लिंक को मेरे अंदर डालते हो। शहर हमारे सामने से धुंधलाता चला गया, चारों ओर कांच ही कांच था और अवसर ही अवसर थे। कहीं उपेक्षित पत्नियां टोस्ट पर मक्खन लगा रही थीं, इस बात से अनजान कि उनका उद्धार बस आने ही वाला है। कहीं सोफिया कक्षा में थी, लूना की आत्मा को मेरे द्वारा पुनर्व्यवस्थित करने की यादों से बेचैन। और कहीं जैक मॉरिसन अपने जीवन के अंतिम कुछ घंटों का आनंद ले रहा था, जब उसकी माँ ने मेरा नाम लेकर विलाप नहीं किया। हे पीट, मेडिसन ने पूछा जब हम वेलनेस सेंटर के पास पहुंचे। हाँ, धन्यवाद, अंगूठी के लिए, प्रस्ताव के लिए। और जब मैंने खुद को आपकी पत्नी कहा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ कहने के लिए धन्यवाद। जैसे कि कोई और विकल्प था ही नहीं। उसने मानो किस्मत को ही पार्किंग में खड़ा कर दिया हो और गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। अब जाओ, जीत हासिल करो, मुझे गर्व महसूस कराओ। हमेशा, मैंने वादा किया और उसे चूमने के लिए आगे झुका। हमेशा। मैं कार से बाहर निकला। टॉम फोर्ड की ड्रेस सुबह की रोशनी में बेहद आकर्षक लग रही थी, और तभी मेरे ईयरबड्स में आर्या की आवाज़ गूंजी, मास्टर, आपका पहला इंटरव्यू 15 मिनट में शुरू होगा। क्या मैं आपको पैनल के बारे में संक्षेप में बता दूं? नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं। और हाँ, आर्या ने बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, सुश्री टोरेस सही हैं। सोफिया के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करता। यही तो मुख्य बात है। मैंने अपना सूट सीधा किया, कांच के दरवाजों में अपना प्रतिबिंब देखा, मानो मैं दुनिया के सबसे खतरनाक जीक्यू पत्रिका के किसी अंक में बैठा हूं, और ऐसे अंदर चला गया जैसे मेरे पास पहले से ही उस इमारत के शेयर हों। क्योंकि बहुत जल्द मैं ऐसा कर लूंगा। वॉयूर वेलनेस सेंटर बिल्कुल ऐसा दिखता था मानो आधुनिक वास्तुकला और विवेक के मेल से पैदा हुए बच्चे का पालन पोषण धनवानों ने किया हो। काले ज्यामितीय कोण आकाश की ओर उभरे हुए थे और नुकीली रेखाएं असंभव समरूपता में एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई थीं। फर्श से छत तक फैले कांच ने संरचना को घेर रखा था, जिससे प्रकाश तो प्रकट होता था लेकिन कोई रहस्य नहीं छिपता था, जबकि गर्म धंसी हुई पट्टियां इसके किनारों पर शापितों के लिए एक प्रभामंडल की तरह चमकती थीं। एक चौड़ी सीढ़ी एक तरफ ऊपर की ओर जाती थी, हल्की रोशनी से जगमगाती हुई, मानो हर सीढ़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि वह विशिष्टता का संदेश दे, न कि आम लोगों की पहुंच से बाहर होने का। ताड़ के पेड़ और सादगीपूर्ण भूदृश्य प्रवेश द्वार को घेरे हुए थे और पूरी जगह भव्यता और समृद्धि का प्रतीक थी। पार्किंग स्थल ने न केवल इसकी पुष्टि की, बल्कि इसका खुलकर प्रदर्शन भी किया। बेंटले, मासेराती, एक बुगाटी। ये कोई बेबस गृहिणियां नहीं थीं। ये तो बेबस करोड़पति अरबपतियों की पत्नियां थीं। आर्या का शोध गहन था, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना एक अलग ही अनुभव था। यह कोई घटिया मसाज पार्लर नहीं था जहां सुखदायक अंत का वादा किया जाता हो। ये वह जगह थी जहां 1% लोग अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने आते थे जिन्हें उनके हेज फंड में निवेश करने वाले पति पूरा नहीं कर पाते थे। मेडिसन की कार में मैं कामुक रूप में आ गया था। उसकी आंखों की पुतलियां फैलती जा रही थीं और मेरे चेहरे के भाव तीखे होते जा रहे थे। मेरी उपस्थिति और भी तीव्र होती जा रही थी। उसने मुझे इतनी गर्मजोशी से अलविदा कहा कि खिड़कियों पर धुंध छा गई और फुसफुसाते हुए बोली। मेरे होठों पर, जाओ, उन्हें पकड़ लो, शेर का नारा लगा। अब टॉम फोर्ड के उस सूट में प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर, जो मेरे सुधरे हुए शरीर पर तरल पाप की तरह फिट बैठता था, मैंने उसे देखा। छज्जों के किनारों पर गर्म रोशनी वाली अंतर्निहित लाइटें लगी हैं, जो अंधेरे बाहरी हिस्से के विपरीत एक साफ, चमकदार रूपरेखा बनाती हैं। एक चौड़ी सीढ़ी एक तरफ से दूसरी मंजिल तक जाती है, जबकि ताड़ के पेड़ और सादगीपूर्ण भूदृश्य सामने की ओर शोभा बढ़ाते हैं। मैनेजर पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी, और कसम से, वो साक्षात पाप की मूर्ति थी। इतनी लंबी कि उसकी टांगें मानो क्षितिज को भी पार कर जाने वाली लग रही थीं, और उसने एक ऐसा गाउन पहना था जो मानो शरीर से चिपका हुआ था। उसने एक चमकदार, स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके बस्ट और क्लीवेज को उभार रही थी और उसके ऊपरी धड़ पर सबका ध्यान खींच रही थी। ड्रेस की कटिंग से उसकी सुडौल कमर का हिस्सा भी उभर रहा था, जबकि कपड़ा उसकी कमर से चिपका हुआ था, जिससे उसकी आकर्षक आकृति का आभास हो रहा था। उसकी त्वचा पर गहरे काले रंग का कपड़ा झिलमिला रहा था, हर हल्की सी हलचल के साथ रोशनी को पकड़ रहा था, मुझे ये कल्पना करने के लिए चुनौती दे रहा था कि यह क्या छुपाता है, हालांकि छुपाना सही शब्द नहीं था। उसके स्तन अविश्वसनीय रूप से बड़े थे और चमकदार चोली से कसे हुए थे, ऐसे परिपूर्ण गोले जिन्हें न तो कोई वास्तुकार और न ही सर्जन बना सकता था, केवल कामुकता के देवता ही बना सकते थे, और उसके निपल्स उभरे हुए थे। मैंने इतने सफ़ेद और बड़े स्तन पहले कभी नहीं देखे थे। वे गोल भी थे और उसकी बगल तक पहुंचते थे। उसके परिपूर्ण, कामुक उभारों के बीच एक छोटा लेकिन सूक्ष्म पुल जैसा उभार था। उसकी कमर ज्यामिति का एक अद्भुत नमूना थी, अविश्वसनीय रूप से पतली, फिर ऐसे कूल्हों में तब्दील होती थी जिन पर चेतावनी के लेबल लगे होने चाहिए थे।
वह इतनी पतली थी कि अगर उसकी शारीरिक बनावट इतनी आकर्षक न होती तो शायद गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेता। उसकी खुली कमर, जो उसके सुडौल पेट से जुड़ी थी, मुझे उसे सिर्फ अपने चुंबनों से चूमने के लिए आमंत्रित कर रही थी, इससे पहले कि वह उसके निचले वस्त्र में गायब हो जाए, जो उसकी लंबी और रसदार जांघ को मुश्किल से छिपा पा रहा था, जिसे मैं लंबी स्लिट की बदौलत देख पा रहा था। लेकिन उसके नितंबों ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी गोल आकार में। वह एक आदर्श मूर्ति की तरह थी, एक तरफ से बेहद खूबसूरत, बीच में पतली और आकर्षक, और फिर उसके गोल नितंबों और रसदार कूल्हों का एक और गोल पैकेज। संक्षेप में कहें तो 19 साल की, इस पर गर्व है, और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पहले से ही उसकी हूं और उसे मुझे खोलकर रख देना है। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसका संयम धीरे धीरे टूटता चला गया, उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट, उसके होंठ खुले हुए, और जिस तरह से उसने सोफे के कुशन पर अपना हाथ कस लिया मानो इससे उसकी नब्ज स्थिर हो जाएगी। तुम असली नहीं हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी निगाहें मुझ पर इस तरह टिकी थी मानो मैं कोई वर्जित वस्तु हूं, उसकी जीभ लगभग अपने होठों को गीला करने के लिए लपक ही रही थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, मेरी मुस्कान धीरे धीरे शिकारी जैसी हो गई। मुझे ये अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी से चेतावनी दे देती हूँ, मैं उस तरह की कल्पना हूँ जो हमेशा बनी रहती है। एक बार जब मैं तुम्हारे दिल में उतर जाती हूँ तो तुम मुझे कभी नहीं भुला पाओगे। मैं उसके और करीब आ गई, बस इतना कि उसकी खुशबू गहरे फूलों, धुएं और पाप की एक वादे की तरह मेरे चारों ओर लिप गई। तो मेरा सुझाव है कि तुम इसकी आदत डाल लो। उसकी छाती तेजी से फूलने लगी, उसके गले में लगे हीरे हर सांस के साथ कांपने लगे। एक पल के लिए मैं उस संघर्ष को देख सका जो इस विलासितापूर्ण अभयारण्य की रक्षक के रूप में उसकी भूमिका और सतह पर उमड़ती हुई उसकी कच्ची, पशुवत वासना के बीच चल रहा था। शानदार, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज़ में कोमलता और दृढ़ता झलक रही थी। अपनी बात कहने का हुनर दिखाओ, और आत्मविश्वास भी रखो। उसने अपनी कमर सीधी की, हालांकि इस कोशिश से उसकी छाती और उभर उठी, गाउन ऐसे हिलने लगा जैसे अभी हार मान ले। देखते हैं तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारी एंट्री जितना अच्छा होता है या नहीं। आप आगे चलिए, महोदया। उसके होंठ आधे साहस और आधे पाप से सज गए। विक्टोरिया, विक्टोरिया सिंक्लेयर, हालांकि मुझे लगता है कि तुम ये पहले से ही जानती थी। पकड़ी गई, और उसे यह बहुत पसंद है। मैं अच्छी तरह से रिसर्च करती हूँ, मैंने कहा, और उसके पीछे पीछे मुड़ गई। उसकी कमर पेंडुलम की तरह हिल रही थी, मानो किसी पुरुष के धैर्य की परीक्षा ले रही हो। गाउन का स्लिट इतना ऊपर था कि मानो लुभा रहा हो, कुछ वादा कर रहा हो और कुछ मांग रहा हो। यहाँ किसी को भी नौकरी नहीं मिलती, और न ही मैं किसी के लिए काम करती हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी एक सलीके से तराशी हुई भौं उठी हुई थी। ओह, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको नौकरी पर रख रहे हैं? इंटरव्यू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैंने सीधे सादे शब्दों में कहा, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तुमने मुझसे नज़रें नहीं हटाई हैं। क्योंकि मुझे देखते ही तुम्हारी सांसें बदल गईं। क्योंकि तुम पहले से ही सोच रही हो कि जब तुम्हारे ग्राहक मुझसे मिलेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम एक निजी लिफ्ट में दाखिल हुए जो चारों ओर शीशों और हल्की रोशनी से सजी थी। उसने सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया, फिर पूरी तरह मेरी ओर मुड़ गई। अहंकारी, उसने टिप्पणी की, लेकिन उसकी आवाज़ एक सब तक नीचे चली गई थी। मैंने सुधार करते हुए कहा, सही है। फर्क है। लिफ्ट सुचारू रूप से ऊपर उठी, और मैं उसके आकलन का भार महसूस कर सकती थी। वह हर चीज़ का ब्यौरा दे रही थी, मेरे खड़े होने का तरीका, मेरे द्वारा घेरी गई जगह, खतरे और सुरक्षा का वह सावधानीपूर्वक संतुलन जो मैं प्रदर्शित करती थी। मुझे एक बात बताओ, एरोस, उसने मेरे आवेदन के नाम का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वह उसे चख रही हो। यहाँ क्यों? तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग मॉडलिंग कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा करियर चुन सकते हैं जिसमें लोगों का ध्यान आकर्षित हो। क्योंकि मुझे ध्यान आकर्षित करने की चाह नहीं है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे संतुष्टि चाहिए, उनकी भी और मेरी भी। और आपको लगता है कि आप हमारे ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं? वे महिलाएं जिन्होंने पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज़ हासिल कर ली है। मैंने कहा, जो उन्हें वास्तव में चाहिए, उसके अलावा सब कुछ। पैसा सच्ची इच्छा नहीं खरीद सकता। ये किसी के द्वारा सचमुच चाहा जाने का, किसी के पूरे ध्यान का केंद्र होने का एहसास नहीं खरीद सकता। यही मैं प्रदान करता हूँ। लिफ्ट की हल्की सी घंटी बजी और दरवाजे खुलते ही एक ऐसा गलियारा दिखाई दिया जो किसी 5 सितारा होटल के गलियारे जैसा था। विक्टोरिया सबसे पहले बाहर निकली, उसके कूल्हे एक नए जोश से झूम रहे थे। इंटरव्यू पैनल यहीं है, उसने कहा, और मुझे बंद दरवाजों के पार ले गई, जिनके नीचे शायद कई दिलचस्प गतिविधियां चल रही थीं। 3 सदस्य हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। पहले से ही बता रही हूँ, वे आपकी परीक्षा लेंगे। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वह दोहरे दरवाजों के पास रुकी, हैंडल पर हाथ रखते हुए बोली, एक और बात। हमारे यहाँ एक खास तरह के ग्राहक आते हैं। शक्तिशाली महिलाएं जो हर जगह नियंत्रण रखने की आदी हैं, सिवाय उन जगहों के जहाँ यह मायने रखता है। क्या आप इसे संभाल सकती हैं?
मैं उनके इतने करीब गया कि उन्हें मुझसे नज़रें मिलाने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाना पड़ा। सुश्री सिंक्लेयर, मैं सिर्फ शक्तिशाली महिलाओं को संभालता ही नहीं बल्कि उन्हें आज़ाद भी कराता हूँ। उसकी सांस अटक गई। देखते हैं। उसने दरवाजे खोले तो सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम था जो किसी आलीशान लाउंज जैसा लग रहा था। घुमावदार मेज पर 2 और महिलाएं बैठी थीं, एक के बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरे की बनावट तीखी थी, जबकि दूसरी की आंखें ऐसी थीं मानो उन्होंने हर चीज़ को 2 बार देखा हो। देवियों, विक्टोरिया ने घोषणा की। उसकी आवाज़ स्थिर थी, हालांकि उसके गले पर लाली छा रही थी। मैं पेश करती हूँ इरोस वेलमियोर डेसिडेरियन। हमारा 10 बजे का साक्षात्कार। शो टाइम। मैं ऐसे दाखिल हुई जैसे ये जगह मेरी ही हो, क्योंकि आत्मविश्वास आकर्षण का 9/10वां हिस्सा होता है और मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। चांदी जैसे बालों वाली महिला, लगभग 40 की उम्र की, बोटॉक्स से उम्र के साथ मुकाबला करती हुई अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। दूसरी महिला, लगभग 35 की उम्र की, जिसके बाल महंगे हाइलाइट्स जैसे लग रहे थे, ने सचमुच अपने होंठ चाट लिए। कृपया बैठ जाए, विक्टोरिया ने उनके सामने रखी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं बैठा रहा और किसी तरह उस पल को भी खेल खेल में होने वाली गतिविधियों की भूमिका जैसा दिखाने की कोशिश की। 3 जोड़ी आंखें मेरी हर हरकत पर नज़र रख रही थीं। तो गोरी लड़की ने अपनी आवाज़ को पेशेवर दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि उसका ध्यान स्पष्ट रूप से भटका हुआ था। हमें बताएं कि आप वॉयर में क्यों काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं संतुष्ट महिलाओं का एक साम्राज्य बना रहा हूं और तुम इसमें मेरी मदद करोगी। क्योंकि तुम्हारे ग्राहक मेरी पूजा करेंगे। क्योंकि जब तक मैं अपना काम पूरा करूंगा, तुम मुझसे पहली मुलाकात के लिए गिड़गिड़ाओगी। मैंने कहा, क्योंकि आप कुछ अनोखा पेश करती हैं, और अपनी आवाज़ को उस स्तर तक धीमा कर दिया जिससे महिलाएं मेरी ओर आकर्षित हो जाती थीं। एक सुरक्षित स्थान जहां शक्तिशाली महिलाएं अपनी शक्ति का दिखावा करना छोड़ सकती हैं। जहां वे बस महिलाएं बन सकती हैं, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के साथ, और उन्हें पूरा करने के लिए किसी कुशल व्यक्ति के साथ। और तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी कुशल हो? सफ़ेद बालों वाली महिला ने पूछा, लेकिन वह पहले ही प्रभावित हो चुकी थी। ये बात मुझे उसके बार बार अपने गले को छूने के तरीके से समझ आ रही थी। मुझे पता है कि मैं हूँ। कोई अहंकार नहीं, बस सच्चाई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जानता हूं कि कौशल केवल तकनीक के बारे में नहीं है। ये लोगों को समझने के बारे में है। उनकी ज़रूरतों को उनके बोलने से पहले ही समझना। खुद का वह रूप बनना जो उन्हें मुक्ति दिला सके। कौन सा वर्षन? विक्टोरिया बैठ गई और अपने पैरों को इस तरह क्रॉस किया कि उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई। कितने वर्षन हैं? जितने ज़रूरी हों। मैं पीछे झुक गया, उन्हें जी भर के देखने दिया। कोमल प्रेमी उस व्यक्ति के लिए जिसे कोमलता की ज़रूरत है। प्रभावशाली शक्ति उस व्यक्ति के लिए जिसे समर्पण की ज़रूरत है। शिष्य उस व्यक्ति के लिए जिसे सिखाने की ज़रूरत है। शिक्षक उस व्यक्ति के लिए जिसे सीखने की ज़रूरत है। दिलचस्प दर्शन है, गोरी लड़की ने धीरे से कहा। लेकिन हमें दर्शन से कहीं अधिक की आवश्यकता है। हमें परिणाम चाहिए। तो फिर मेरी परीक्षा लीजिए, मैंने सीधे सादे शब्दों में कहा। मुझे कोई भी स्थिति, कोई भी ग्राहक प्रोफाइल दीजिए और मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं उससे कैसे निपटूंगा। तीनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो उनके बीच किसी प्रकार का मौन संवाद स्थापित हो गया हो। अंत में विक्टोरिया मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो किसी बहुत बुरे फैसले से पहले आती है। ठीक है, कामदेव, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। पूरी तरह से जाल में फंसा लिया। अब उन्हें ये दिखाने का समय है कि मैं उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी कीमत के लायक क्यों हूँ। इंटरव्यू अब बेहद दिलचस्प होने वाला था। असल बात तो यह है कि मेडिसन को यह नहीं पता था कि उसकी चाची की एजेंसी में एक शांत गलियारा है जो सीधे वेलनेस सेंटर के निजी विंग में खुलता है। मुझे पता था, इसलिए मैंने इसे रहस्य बताने का नाटक करने में समय बर्बाद नहीं किया। ये महिलाएं रिज्यूमे नहीं ढूंढ रही थीं, वे तो भूख, विवेक और नियंत्रण का आकलन कर रही थीं। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ परीक्षा पास कर लेता हूँ तो वे मुझे सीधे मेरिडियन एजेंसी को परिणाम भेज देंगे और फिर मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं पीछे नहीं हटने वाली थी, जान। पहला चरण एक अभिस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत कागज था। जीवन शैली, सीमाएं, चिकित्सा इतिहास, सहनशक्ति, उपचार के बाद की देखभाल। हरा, पीला, लाल। मैंने ऐसे बॉक्स पर निशान लगाए जैसे मैं पहले ही यह स्तर पार कर चुका हूं। हाशिए में ऐसे नोट्स लिखे जिन्हें देखकर सांवली रंग की मूल्यांकनकर्ता विक्टोरिया सिंक्लेयर ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपने होंठ भींच लिए। मैंने क्लिपबोर्ड वापस सरका दिया। उसने पढ़ने का नाटक भी नहीं किया। अगला चरण आपकी शारीरिक जांच है, सफ़ेद बालों वाली महिला ने कहा। उनके बैज पर डॉक्टर ऑर्टेगा लिखा था। एक ब्लाउज पर क्लिप लगी हुई थी जो रेशम से ज्यादा कपड़े की बनी थी। उसने धुंधले शीशे के दरवाजे की ओर इशारा किया। लॉकर रूम उधर है। मैंने कपड़े बदले और उनके दिए हुए मुलायम शॉर्ट्स पहनकर वापस आ गई। पतला कपड़ा, हल्का ग्रे रंग, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। उनकी निगाहें अचानक से नीचे और फिर ऊपर सरक गईं। ऊपर से पेशेवर लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जिज्ञासा झलक रही थी।
मैंने ध्यान दिया। मैं आराम से खड़ा था। सांसें धीमी थीं। दिल एक लय में धड़क रहा था। हमने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया, लचीलापन, पकड़, वो अनुमान, हृदय गति की रिकवरी। मैंने लय को तोड़े बिना उनके लक्ष्यों को हासिल किया। मेरा शरीर ऐसी लय में चल रहा था जिससे सहनशक्ति का आभास होता था। आखिरी माप दर्ज होने पर टैबलेट से हल्की सी आवाज़ आई और ओर्टेगा ने अपना सिर झुकाया। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने अपने डेटा सेट में कोई असाधारण चीज़ खोज ली हो। आंकड़े आशाजनक हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन आंकड़ों की भी एक सीमा होती है। फिर विक्टोरिया आगे बढ़ी। उनकी इत्र की खुशबू देवदार की महक से भरी हवा में घुल गई। उनका क्लिपबोर्ड थोड़ा नीचे झुका। अगला भाग व्यवहारिक है, उन्होंने पेशेवर लहजे में कहा, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। आपको पूरी तरह से कपड़े उतारने होंगे। कोई भी वस्त्र नहीं चलेगा। हमें आपका पूरा रूप देखना है जिसे आप हमारे परिसर में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आपके स्पर्श की परीक्षा होगी। पहला अभ्यास, मालिश। मैं जरा भी नहीं हिचका, बस सिर हिलाया, शॉर्ट्स उतारे और उन्हें बाकी कपड़ों के साथ बेंच पर करीने से ढेर में रख दिया। जब मैं कमरे में वापस आया तो 3 जोड़ी आंखें मुझ पर टिक गईं। बाहर से तो वे भावहीन लग रही थीं, लेकिन उनकी पुतलियों के फैलने और सांसों के धीरे धीरे रुकने से उनकी असलियत सामने आ गई। हवा घनी हो गई। अब ये साक्षात्कार नहीं रहा, यह एक दीक्षा समारोह है। उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन मैंने ये देखा, उनकी पुतलियों का सूक्ष्म रूप से फैलना, उनकी निगाहों का धीरे धीरे मेरी छाती से नीचे, मेरे पेट पर, तंग पैंट में उभरे हुए लिंग पर ठहरना और फिर उस सतर्क पेशेवर मुखौटे के साथ वापस ऊपर उठ जाना। विक्टोरिया सबसे पहले संभली। आपको एक ही मूल्यांकनकर्ता सौंपा जाएगा जिस पर आप काम करेंगे। आप में से कोई एक क्यों नहीं? मैंने बीच में टोकते हुए कहा। मेरी आवाज़ में हल्की सी मुस्कान थी। और भी बेहतर, तीनों एक साथ। उनके बीच एक झंझनाहट सी दौड़ गई, तेज, बिना शब्दों के। चांदी जैसे बालों वाली आन्या ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। भले ही तुम अच्छे हो जाओ, फिर भी हम तीनों को एक साथ तालमेल में रखना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैंने धीरे से और सोच समझकर कंधे उचकाए। तो फिर यह एक आदर्श परीक्षा लगती है। ओर्टेगा, लंबी कद काठी, सांवली त्वचा, तूफान से भरी आधी रात जैसी गहरी आंखें कोहनियों के बल आगे झुकी। अगर आप असफल होते हैं तो हम मूल्यांकन बीच में ही रोक देंगे। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है। वे बगल के दरवाजे से गायब हो गए। केवल वेंटिलेशन की हल्की आवाज़ और हवा में चुनौती की गूंज रह गई। मैं इंतज़ार करता रहा। सांसें संयमित थीं, शरीर ढीला था, टक्कर से पहले की शांति। और फिर वे लौट आए। वे कमरे में दोबारा दाखिल नहीं हुए। उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। विक्टोरिया सबसे पहले आगे बढ़ी, मानो पिघलते खतरे की एक झलक हो। उसका तौलिया ऊपर से बंधा हुआ था, लेकिन वह टेरी क्लॉथ उसके शरीर पर एक मजाक जैसा लग रहा था। उसके भरे भरे और भारी स्तन उस पर कसे हुए थे। कपड़ा उनके गहरे, कड़े निप्पल्स पर इतना पतला खींचा हुआ था कि वह लगभग पारदर्शी लग रहा था। हर सांस के साथ वे फूलते जा रहे थे, मानो बाहर निकलने ही वाले हों। नीचे, तौलिया उनकी जांघों पर खतरनाक रूप से ऊपर तक आ गया था, जिससे उनके लंबे, चिकने पैर पूरी तरह से नंगे हो गए थे और तेल लगी त्वचा रोशनी में चमक रही थी। लेकिन असली न्योता तो नीचे था। हर कदम पर उसकी छोटी सी पोशाक का किनारा लहराता था, जिससे उसके नितंबों की उभरी हुई, गोल और सुडौल आकृति की झलक मिलती थी, जो मुश्किल से ढकी हुई थी, और उनके बीच की गहरी दरार धुंधली और अंतरंग लग रही थी। उसकी कमर जानबूझकर एक लयबद्ध तरीके से हिल रही थी। मांसपेशियों के उभार चमक रहे थे, मानो हाथों से थामने और होठों से उनकी कोमल गर्माहट को छूने की गुहार लगा रहे हों। वह मानो साक्षात पाप की तरह चल रही थी। आन्या उनके पीछे पीछे चल रही थी, जो भ्रष्ट शालीनता का जीता जागता उदाहरण थी। उसका तौलिया लज्जा के विरुद्ध एक अपराध था, जो उसकी छाती पर बेहद नीचे तक शर्मनाक ढंग से बंधा हुआ था। उसके उभरे हुए स्तन ऊपर की ओर उठे हुए थे, ऊपरी किनारे से बाहर निकले हुए थे, और उनके निप्पल के मलाई जैसे मुलायम हिस्से किसी रहस्य की तरह झांक रहे थे। भरे पूरे, भारी उभार तनावपूर्ण गांठों को फाड़ने की धमकी दे रहे थे, और पसीने से तर कपड़ा उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। उसके कंधे नंगे थे, तेल से चिकने थे, जिससे उसकी हर सुडौल मांसपेशी उभर कर दिख रही थी। लेकिन सबका ध्यान उसकी कमर पर था। तौलिया पीठ पर ऊपर उठा हुआ था, उसका किनारा उसके नितंबों के ऊपरी उभार को मुश्किल से छू रहा था, जिससे उसके सुडौल निचले हिस्से हर शांत, बिल्ली जैसी चाल के साथ पूरी तरह से दिख रहे थे। लंबी, अंतहीन टांगें नीचे की ओर फैली हुई थीं, मांसपेशियां तन रही थीं, और अंत में शिकारी लाल रंग से रंगे हुए पैर की उंगलियों पर आकर खत्म हो रही थीं। उसका हर हिलना डुलना एक निमंत्रण था, एक वादा था। उसका शरीर फुसफुसा रहा था कि वह जानती है कि वह क्या प्रदर्शित कर रही है, और वह जानती थी कि आप उसके शरीर के हर खुले हिस्से का स्वाद चखने के लिए तड़प रहे हैं। ओर्टेगा में एक तीव्र, स्वाभाविक गर्माहट थी। उसकी भूरी त्वचा घनी, शक्तिशाली मांसपेशियों के ऊपर दमक रही थी। तौलिया उसके विशाल स्तनों पर पूरी तरह से फैला हुआ था। मोटा कपड़ा उनके भारी वजन और गहरी दरारों को अश्लील स्पष्टता के साथ उभार रहा था। उसके निपल सख्त और उभरे हुए थे, जो टेरी क्लॉथ के कपड़े से साफ दिखाई दे रहे थे, मानो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हों।
मजबूत और सुडौल भुजाओं ने उसके धड़ को घेरा हुआ था, जो पहले पतला होता गया और फिर चौड़े, शक्तिशाली कूल्हों में तब्दील हो गया। तौलिया मजबूती से चिपका हुआ था, हर हरकत के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा था। जब वह चलती थी तो कपड़ा उसके भरे भरे सुडौल नितंबों पर कस जाता था, फिर एक मदहोश कर देने वाली लय के साथ ढीला पड़ जाता था। बार बार उनके बीच की धुंधली घाटी और कपड़े के ठीक नीचे की चिकनी काली त्वचा को उजागर करता था। उसकी मजबूत जांघें तनती थीं, छोटा तौलिया लगातार निगाहों को ऊपर की ओर खींचता था, उसकी टांगों के बीच छिपे हुए नाजुक आकर्षण की ओर। उसकी आंखें भूख से भरी काली खाइयां आप पर टिकी हुई थीं, एक दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु के रूप में जिस पर पहले ही अधिकार जमा लिया गया हो। कामुकता की 3 देवियां, नंगे पैर तेल से लथपथ, टखनों से लेकर जांघों के कूल्हे से मिलते हुए खतरनाक मोड़ तक। कंधे चमक रहे हैं, पसीना कॉलरबोन से नीचे उतरकर उभरती छातियों के ऊपर गहरी छाया तक निशान बना रहा है। तौलिए पतली त्वचा की तरह खींचे हुए निप्पल्स पर, सूजे हुए उभारों पर कसे हुए उन वक्रों को जकड़े हुए जिन्हें वे कभी समाहित करने के लिए नहीं बने थे। कूल्हे थिरक रहे हैं, नितंब हर कदम के साथ नंगे और आकर्षक ढंग से चमक रहे हैं, गोलमटोल सुडौल, जिन्हें पकड़ने, काटने और पूजा करने की इच्छा हो रही है। वे सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, क्लिपबोर्ड को जानबूझकर झुककर नीचे रख रहे थे जिससे तौलिए और भी फिसल रहे थे, जिससे गहरी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। नितंबों का उभार लगभग पूरी तरह से दिख रहा था, जांघ और धड़ के मिलन बिंदु का नम वक्र मुश्किल से छिपा हुआ था। हवा उनकी गर्मी से गूंज रही थी, तेल और उत्तेजना की गंध इतनी तीव्र थी कि उसे महसूस किया जा सकता था। और तीनों की निगाहें आप पर टिक गईं, मूल्यांकन नहीं, बल्कि अधिकार जताने की निगाहें। विक्टोरिया के होंठ हल्के से खुले, जीभ ने उन्हें गीला किया। आन्या की आंखें सिकुड़ गईं, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। ऑर्टेगा की गहरी निगाहें निगल जाने का वादा कर रही थीं। मैं कोई आवेदक नहीं था, मैं उनकी भूख की रोशनी में फंसा हुआ शिकार था, और उनके शरीर की हर इंच खुली, तनी हुई, चमकती त्वचा मुझे तोड़ने के लिए बनाया गया एक हथियार थी। उन्होंने कमरे पर अपना दावा कर लिया था, और अब वे मुझ पर भी अपना दावा करना चाहते थे। विक्टोरिया, आन्या, ऑर्टेगा। सफ़ेद लिनेन में लिपटी 3 मूर्तियां, कपड़ा मोमबत्ती की लौ की तरह सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उनकी मुद्रा अनुष्ठान के भीतर छिपी शक्ति का बखान कर रही थी। तुम्हें तीनों चाहिए थे, आन्या की आवाज़ एकदम ठंडी और स्पष्ट थी। हमें यकीन दिलाओ कि तुम इसके लायक हो, या फिर हम पैदल चलें, ऑर्टेगा ने आगे कहा, हालांकि उनकी आंखों में चुनौती को लेकर जिज्ञासा झलक रही थी। विक्टोरिया ने पहले पहल की। उसकी उंगलियों ने बड़ी कुशलता से गांठ को पकड़ लिया। एक झटके में रेशमी तौलिया खुल गया, उसके मजबूत कंधों और पीठ से फिसलते हुए उसके पैरों के पास जमा हो गया। वह सबके सामने आ गई, उसकी त्वचा हल्की रोशनी में गर्म संगमरमर जैसी लग रही थी, और जैसे ही उसने नए तौलिए को उठाया, उसकी रीढ़ की लंबी, सुंदर रेखाएं और भी कस गईं। उसने इसे कंधे के ठीक नीचे, ऊपर की ओर बांध लिया। टेरी क्लॉथ का कपड़ा उसकी पसलियों के ऊपर कसा हुआ था, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी के नाटकीय घुमाव को कमर के गहरे वक्र तक खूबसूरती से उभार रहा हो। कपड़े के नीचे गांठ से उसके स्तन थोड़े ऊपर उठे हुए थे, सफ़ेद रंग के बीच उनकी उभार की हल्की सी झलक दिख रही थी। गांठ, सफ़ेद रंग की एक बोल्ड लकीर जो उसकी पीठ के सुडौल स्वरूप को उभारती है, जहां हर मांसपेशी छाया और प्रकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आन्या ने अपना तौलिया ऐसे उतार दिया जैसे कोई अपनी त्वचा उतार रहा हो। बिना किसी झिझक के, बस सहजता से कंधे उचका दिए, गहरा रेशमी तौलिया जमीन पर सरसराता हुआ गिर गया, और वह उस हल्की रोशनी में खड़ी रह गई। उसके शरीर के नुकीले कोण और उसकी पीली, दमकती त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। उसने जो नया तौलिया चुना, वह छोटा था, सफ़ेद रंग का एक टुकड़ा जिसे उसने अपनी कमर पर खतरनाक तरीके से नीचे खींच लिया। यह उसकी जांघों के छायादार जोड़ से कुछ इंच ऊपर था, जिससे उसकी कमर के ऊपर के 2 गड्ढे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, संवेदनशील गड्ढे जो शांत हवा में धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। तौलिया उसके नितंबों के उभार को मुश्किल से ढक पा रहा था, बस उनके ऊपरी हिस्से से चिपका हुआ था। वह बिल्ली जैसी फुर्ती से मेज की ओर बढ़ी और पीठ के बल लेट गई। उसकी कमर पर बनी गांठ एक सीधी क्षैतिज रेखा की तरह दिख रही थी, जो आंखों को उसके पेट की सपाट सतह से नीचे उभरे हुए डिंपल की ओर खींच रही थी, और ठीक नीचे छिपी नमी की आहट का एहसास दिला रही थी। ऑर्टेगा सबसे आखिर में थीं। उन्होंने तौलिया को जरा भी नहीं हटाया, बल्कि उसे पूरी तरह से खोल दिया। उनकी हरकतों से दबी हुई शक्ति झलक रही थी। रेशमी तौलिया नीचे सरक गया, जिससे उनकी त्वचा गहरे कोको रंग की, पॉलिश की हुई लकड़ी की तरह चमकती हुई दिखाई दी। वह एक पल के लिए खड़ी रही, प्रकाश को अपने कंधों की गर्वित मुद्रा, कूल्हों की सुडौल बनावट और जांघों की मजबूत स्तंभों पर पड़ने दिया। फिर जानबूझकर धीमी गति से उसने तौलिया अपने धड़ के चारों ओर लपेटा। उसने उसे कसकर अपनी बाहों के नीचे तक खींचा। कपड़ा खींचा, उसकी भव्य, भारी छाती के उभारों के कारण जोर से खींचता हुआ सुनाई दिया। तौलिया मुश्किल से ही पर्याप्त चौड़ा था, जिससे वे दब रहे थे, ऊपर की ओर उठ रहे थे, जिससे एक गहरी, छायादार दरार बन रही थी जो सबका ध्यान खींच रही थी।
उसके किनारे उसकी पसलियों के उभार पर मुश्किल से मिल रहे थे, जो उसकी परिपूर्णता का प्रमाण था। वह मेज पर पीठ के बल लेट गई। तना हुआ तौलिया एक कामुक पिंजरे की तरह उसके स्तनों के लुभावने उभार को घेरे हुए था। पतले तने हुए कपड़े के नीचे उसके निप्पल्स की सख्त रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। उसके स्तनों के बीच की गांठ तनी हुई थी, जो शुद्ध तनाव का केंद्र बिंदु थी। 3 वेदियां, 3 भेंटें। तौलिए छिपाने के लिए नहीं थे, वे इच्छा के संरक्षक थे, प्रत्येक देवी के सबसे शक्तिशाली भागों को चुनकर प्रस्तुत कर रहे थे। मैंने दृढ़ता से कहा, सीमाएं कायम रहती हैं, और हथेलियों के बीच तेल को गर्म किया। पीला विराम देता है, लाल रुकता है, हरा जारी रहता है। मैं हर स्पर्श को समझाऊंगी। सहमत हैं। 3 बार सिर हिलाया गया। 3 बार एक साथ सांस ली गई। मेरी आंखों ने सब कुछ देखा। आन्या के कूल्हे की मांसपेशियों को स्टील के तार की तरह जकड़ने वाला तनाव, विक्टोरिया के हाथों में कंपकंपी करती हुई थकावट, और ओर्टेगा की गर्दन की कवच जैसी अकड़न जो रातों की नींद हराम होने की चीखें मार रही थी। पेट के बल लेट जाओ, मैंने आदरपूर्वक चादरें ठीक करते हुए धीरे से कहा। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से तुम बोझ उठाते हो। पहले ओर्टेगा। मेरी उंगलियों ने ऑक्सीपिटल रिलीज पॉइंट को खोज लिया। इससे आपकी वेगस तंत्रिका खुल जाएगी, मैंने नियंत्रित दबाव डालते हुए समझाया। यह आपके शरीर को बताता है कि आत्मसमर्पण करना सुरक्षित है। उसके कंधे कुछ मिलीमीटर नीचे झुक गए। हरा, अब आन्या की बारी थी। उसने अपनी हथेली पीठ के निचले हिस्से पर रखी और एड़ी को कमर के निचले हिस्से पर टिकाया। मैंने उसकी कमर की हड्डियों को छूते हुए कहा, तुम बुधवार से ही अकड़ कर बैठी हो। अपनी पसलियों को हवा से फैलने दो, कवच से नहीं। उसकी सांस कंपकंपी के साथ निकली, मानो कोई बांध टूट गया हो। हरा, विक्टोरिया की बाहें ध्यान खींचने की गुहार लगा रही थीं। मैंने उसकी मांसपेशियों में तनाव को महसूस किया। तुम दुनिया को ऐसे थामे हुए हो जैसे वो तुम्हारे हाथ से फिसल रही हो, मैंने धीरे से कहा और उसकी कसी हुई मांसपेशियों को सहलाने लगा। उसकी अचानक हंसी मेज पर गूंज उठी। ग्रीन, मैं उनके बीच पानी की तरह बहता रहा। विक्टोरिया की जांघों की मांसपेशियों में गहरे क्रॉस फाइबर घर्षण के कारण अंततः उसके कूल्हे एक कराह के साथ मेज पर नरम पड़ गए। आन्या की क्यूएल मांसपेशी पर ट्रिगर बिंदु को मुक्त किया गया। वह हौंफने लगी, उसके पैर की उंगलियां मुड़ गईं क्योंकि हफ्तों का दबाव घुल गया। ओर्टेगा के लिए पुआज मांसपेशियों की मालिश की गई जिससे उसने अपने होंठ काट लिए। पेट के गहरे तनाव के कम होने पर उसके गले से एक धीमी सी गुनगुनाहट निकली। 4 तक दबाव, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उनके शरीर लचीले होते जा रहे थे। विक्टोरिया की उंगलियों ने चादर को कसकर पकड़ लिया, और उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसकी पीठ की मजबूत मांसपेशियों को फड़कते हुए देखते हुए संख्या बढ़ाकर 5 कर दी। 3, बिना अतिशयता के संवेदना की कला। हवा घनी हो गई, सांसें एक साथ चलने लगी, त्वचा राहत से लाल हो गई। मैंने विक्टोरिया के पैरों के तलवों पर हाथ फेरा, अंगूठे से उन गांठों को दबाया जिससे उसकी जांघें कांप उठीं। हे भगवान, उसने धीरे से कहा। कूल्हे हल्के से हिल रहे थे। आन्या भारी पलकों वाली आंखों से देखती रही जब मैंने उसकी इलियाक क्रेस्ट पर तनाव को महसूस किया। तौलिए के किनारे के ठीक नीचे अपनी उंगलियों को सरकाकर उसके कूल्हे के फ्लैक्सर को आराम दिया। उसकी सांस अटक गई। हरा, ओर्टेगा की पीठ मेरी हथेलियों के नीचे तरल कारमेले की तरह बह रही थी। जब मैंने उसके कंधे के नीचे समचतुर्भुज गांठ को सहलाया तो वह स्पर्श में झुक गई और उसके मुंह से एक दबी हुई आह निकली। हरा, रंग की जांच, मैंने धीरे से कहा। हरा, विक्टोरिया ने भारी आवाज में जवाब दिया। हरा, ओर्टेगा ने आह भरी और भी गहरे पिघल गया। अन्या ने केवल गुर्राहट की, उसकी रीढ़ की हड्डी जागती हुई बिल्ली की तरह लहरा रही थी। ये प्रक्रिया एक रस्म की तरह थी। तौलिए को सर्जन की सटीकता से ठीक किया गया, कभी भी इरादे से ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। मैंने ओर्टेगा के गले पर काम किया, उंगलियां स्केलेंस को छू रही थीं, जिससे एक तीव्र उत्तेजना पैदा हुई और वह कराह उठी। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया जिससे उसकी गर्दन की नाजुक रेखा दिखाई देने लगी। लो, मैंने फुसफुसाया जब वह कांप रही थी। विक्टोरिया के हाथों को फिर से छूते हुए मैंने उसकी हथेली के ऊपरी हिस्से को दबाया, तौलिए के नीचे उसकी भरी हुई छातियों को तेज सांसों के साथ उठते हुए देखा। तुम्हारे हाथ हर लड़ाई लड़ते हैं, मैंने कहा, अपने अंगूठों से उसकी हथेलियों को गोल गोल घुमाते हुए। इन्हें फिर से कोमल होने दो। आन्या की छाती तनाव से जल रही थी। मैंने अपना स्पर्श बनाए रखा, तौलिए के किनारे के नीचे उसकी छाती की मांसपेशियों के उभार को उंगलियों से सहलाते हुए। तुम्हारी प्रावरणी हर सांस को याद रखती है, मैंने समझाया। वह झुक गई, तनाव कम हुआ और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो आधी आह और आधी सिसकी थी। समझाओ, उसने सनसनी से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। यहाँ, मैंने उसके कंधे के पास ठीक उसी जगह को दबाया जहां तुमने अटूट को संजोकर रखा था। उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसके होंठों से एक गहरी आह निकली और मांसपेशियों के रेशे रेशम की तरह खुल गए। वह कंपन, मैंने धीरे से कहा, जब वह मेरे स्पर्श से सिहर उठी। ये तुम्हारा शरीर कोमलता के अस्तित्व को याद कर रहा है। तेल और मेहनत से तर तौलिए शरीर से चिपके हुए थे, जो शरीर के बजाय परछाइयों और वादों को प्रकट कर रहे थे।
3 महिलाओं ने अपमान के आगे नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उनके शरीर अपनी भाषा को पुनः प्राप्त कर रहे थे, उनकी सांसें पवित्रता में तब्दील हो रही थीं। कोई दावत नहीं, कोई विजय नहीं, केवल स्पर्श और वर्जना के बीच के आवेशपूर्ण स्थान में विश्वास से मिलन करने वाली देह की शांत क्रांति। मैंने कहा, तुम्हारा शरीर रोशनी जलाकर सो रहा था, मैं बस इसे रोशनी कम करने का तरीका दिखा रहा हूँ। मिनट धुंधले पड़ गए, यहाँ घड़ी का कोई महत्व नहीं था। तेल, सांस, लिनेन के नीचे की त्वचा, मुक्ति का एक छोटा सा संगीत। जब मैं किनारों के पास पहुंचा, वे स्थान जहां से हर कोई बना होता है, तो मैं वहीं रुका और पूछा, तुम मुझे कहाँ चाहते हो? ठुड्डी को थोड़ा झुकाकर धीमी आवाज में हाँ कहा। फिर भी नियमों के दायरे में, फिर भी पवित्र। अन्या बीच में थी, उंगलियां उसकी खोपड़ी के निचले हिस्से तक पहुंची। धीरे धीरे दबाव वहां की गांठों में फैल गया। सांस लेते समय उसके बाल मेरी कलाई से छू गए। उसकी सांस उसकी इच्छा से कहीं ज्यादा गहरी थी। बिना ले तोड़े मेरा बायां हाथ ओटेगा की जांघ पर चला गया। मेरी हथेली का निचला हिस्सा उस मोटी तनी हुई मांसपेशी पर दब गया। वह हल्की सी हिली, नाकानी सी, लेकिन उसकी सांस इस तरह लड़खड़ा गई जिससे मुझे पता चल गया कि स्पर्श ठीक वहीं हुआ जहां उसे चाहिए था। मेरे दाहिनी ओर विक्टोरिया इंतजार कर रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, अंगूठे और तर्जनी से उसकी बांह के अंदरूनी हिस्से को छुआ और फिर अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह तक गया। एक ऐसी जगह जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं छूते, लेकिन जो सीधे तौर पर सुकून से जुड़ी होती है। उसकी उंगलियां अनायास ही मुड़ गईं और नाखून मेज के किनारे को छू गए। तालमेल भी, आन्या ने धीरे से कहा, और अब भी मुझे परखने की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना ऊपर देखे मुस्कुरा दिया। तो फिर मेरी बराबरी करो। मैंने अपनी मुद्रा बदली, संतुलन बनाए रखते हुए, उनके बीच एक त्रिकोण की तरह घूमते हुए। अंगूठे विक्टोरिया के कंधे पर, उंगलियों के जोड़ आन्या की रीढ़ की हड्डी पर और हथेली ओटेगा के कूल्हे के चारों ओर। तेल ने हर स्पर्श को सहज बना दिया। त्वचा के नीचे गर्मी बढ़ती जा रही थी। आन्या ने लंबी और धीमी सांस छोड़ी। विक्टोरिया के होंठ खामोशी से खुले। ओटेगा की आंखें बंद ही रहीं, लेकिन मैंने उसके निचले होंठ को हल्का सा काटते हुए देखा। मैंने अपनी आवाज़ धीमी रखी। तीनों के एक साथ होने का एहसास ऐसा होता है। तुम में से कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई आधा अधूरा नहीं दिख रहा। तुम सब मेरे हाथों में हो। तौलिए वहीं थे, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी। गुरुत्वाकर्षण और गति मिलकर उन्हें हल्का सा घुमाव दे रहे थे, बस थोड़ा सा इशारा कि उनके नीचे क्या है। मेरे हाथ हर संकेत को समझ रहे थे, कंधा झुकना, पैर का मुड़ना, और वो सांस जो किसी के सांस रोकने से ठीक पहले आती है। 5 मिनट बीतते ही सारा संदेह दूर हो गया। चुनौती पलट गई थी। अब ये तय करना मेरे हाथ में था कि मैं उन्हें कितनी देर तक वहां, मेरे द्वारा निर्धारित लय में, बांधे रखूं। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकती? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी सांसों की आवाज ने मुझे सब कुछ बता दिया। बिना ले तोड़े मेरा बायां हाथ ओटेगा की जांघ पर चला गया। मेरी हथेली का निचला हिस्सा उसकी मोटी कसी हुई मांसपेशी पर रगड़ खाने लगा। वह हल्की सी हिली, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं, जिससे मुझे पता चल गया कि दबाव ठीक वहीं पड़ा है जहां उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे दाहिनी ओर विक्टोरिया इंतजार कर रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके अग्रभाग के अंदरूनी हिस्से को अंगूठे और तर्जनी से छुआते हुए अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह तक पहुंचाया, वह जगह जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं छूते, जो सीधे योनि से जुड़ी होती है। उसकी उंगलियां अनायास ही मुड़ गईं, नाखून मेज के किनारे से रगड़ खा रहे थे। उसके होंठों से एक हल्की, नम सी आवाज निकली। तालमेल भी, आन्या ने धीरे से कहा, और अब भी मुझे परखने की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना ऊपर देखे मुस्कुरा दिया। तो फिर मैच शुरू करो। मैंने अपनी मुद्रा बदली, संतुलन बनाए रखते हुए, उनके बीच एक तंग त्रिकोण में घूमते हुए। अंगूठे विक्टोरिया के कंधे में गड़े हुए थे, उंगलियों के जोड़ आन्या की रीढ़ की हड्डी पर रगड़ रहे थे। हथेली ओटेगा के कूल्हे के चारों ओर घूम रही थी और उसके नितंबों के बेहद करीब पहुंच रही थी। तेल ने हर स्ट्रोक को एक चिकनी फिसलन में बदल दिया, जिससे त्वचा के नीचे गर्मी का एहसास हो रहा था। आन्या ने लंबी और धीमी सांस छोड़ी, मानो उसने उसे सालों से रोक रखा हो। विक्टोरिया के होंठ चुपचाप खुले, उसकी छाती तेजी से फूलने लगी। ओटेगा की आंखें बंद ही रहीं, लेकिन उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा कि खून की एक बूंद निकल आई। मैंने अपनी आवाज़ धीमी और कर्कश रखी। तीनों का एक साथ होना ऐसा ही लगता है। कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई आधा अधूरा नहीं दिख रहा। तुम सब मेरी बाहों में भीगे हुए हो। तौलिए वहीं थे, लेकिन वे हिल रहे थे। गुरुत्वाकर्षण और गति मिलकर ऐसा घुमाव पैदा कर रहे थे, मानो बस थोड़ी सी गीली दरार झांक रही हो। मेरे हाथ हर इशारे को भांप रहे थे, कंधा झुकना, पैर का मुड़ना, और वो सांस जो किसी के बेकाबू होने से ठीक पहले आती है। 5 मिनट बीतते ही सारा संदेह दूर हो गया। चुनौती पलट गई। अब मुझे तय करना था कि उन्हें कितनी देर तक कांपते रहने देना है, मेरे हाथों द्वारा निर्धारित लय में बांधे रखना है। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकती? मैंने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया।
लेकिन 3 महिलाओं के हौंफने, पसीने से तरबतर और बेबस होने की आवाज़ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तौलिए ज़मीन पर गिर पड़े। माहौल में पल भर में बदलाव आ गया। अब कोई पेशेवर दूरी नहीं रही, बस त्वचा, गर्मी और भरोसे का भारी जोखिम सबके सामने आ गया। 3 औरतें खुद को पेश कर रही थीं, चमकती हुई, तैयार। विक्टोरिया सबसे करीब थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैं शिकारी की तरह उस पर टूट पड़ा। मेरा हाथ उसकी पसलियों पर सरक गया, उंगलियां उसकी छाती के संवेदनशील निचले हिस्से पर जोर से रगड़ती हुई उसे पूरी तरह थाम लिया। उसकी निप्पल मेरी हथेली पर झंझना उठी। मेरी उंगलियां उसकी गर्दन के पीछे के बालों में उलझ गईं। मैंने उसका सिर पीछे खींच लिया जिससे उसकी लंबी गर्दन दिखाई देने लगी। मेरी नज़रें वहां धड़कती हुई नब्ज़ पर टिकी थीं, बेहद बेचैन, बेहद कमज़ोर। मैंने अपना मुंह उस पर रख दिया। चुंबन नहीं, एक कठोर, गहरा चूसना। दांत त्वचा को रगड़ रहे थे। वह हॉर्न उठी, कूल्हे ऐसे आगे की ओर झटक गए जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, दबाव पाने की कोशिश में। उसकी गीली योनि मेरी जांघ से छू गई। मेरा दूसरा हाथ नीचे आया और उसकी रीढ़ की हड्डी के घुमाव को छूते हुए उसकी कमर तक पहुंचा, उसे कसकर अपने से चिपका लिया। उसकी सांसें कांप उठीं, नम और गर्म, मेरी गर्दन पर महसूस हुईं। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी जिससे उसकी त्वचा पर एक गहरा लाल निशान उभर आया। आंख ने एक रास्ता रोशन किया, उसकी कॉलरबोन के बीच का खाली स्थान। मैंने वहां चाटा, नमक और तेल का स्वाद चखा। फिर नीचे, आंख के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए सीधे उसके स्तन के शिखर तक पहुंचा। मैंने अपना मुंह उसके निप्पल पर रखा, जीभ घुमाई, दांतों ने उसे बस इतना सा छुआ कि वह चीख पड़ी। जब मेरा मुंह उसके स्तन को चूस और काट रहा था, मेरा दूसरा हाथ उसकी कमर, कूल्हे और जांघ को सहला रहा था। मेरे स्पर्श से उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं। मैंने उसे धक्का दिया, उसकी पीठ को थोड़ा सा मोड़कर ड्रेसर पर टिका दिया। मेरा खाली हाथ उसके पेट पर फिसल गया, उंगलियां उसके ऊपरी हिस्से के घुंघराले बालों को छूती हुई उसकी योनि की परतों को जोर से अलग करने लगीं। वह बेहद आकर्षक और उत्तेजित थी। मैंने उभरे हुए उभार को देखा जिसे आंख ने उजागर किया था, और अपने अंगूठे से उसे गोल गोल घुमाते हुए मेरा मुंह उसके स्तन पर अपना आक्रमण जारी रखे हुए था। उसकी कराहें बेतरतीब हो गईं, जांघें कांपने लगीं। एरोस, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, एक विनती, एक समर्पण। एक पल का ठहराव व्यर्थ था। आन्या मेरे पीछे आकर चिपक गई, उसकी ठंडी त्वचा एक झटके जैसी थी। मैंने बिना देखे ही उसे पकड़ लिया, अपनी बांह उसकी कमर में डालकर उसे अपनी पीठ से सटा लिया। मेरा मुंह विक्टोरिया के चमकते हुए निप्पल से हटकर आन्या के कंधे पर जोर से लगा, इतना जोर से कि उस पर दांतों के गहरे निशान पड़ गए। वह सिसकारी उठी, जिसकी आवाज़ मेरी रीढ़ की हड्डी में गूंज उठी। उसका शरीर धनुष की डोरी की तरह तन गया। मैंने हम दोनों को घुमाया और आन्या को दीवार से सटा दिया। विक्टोरिया वहीं खड़ी रही, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह देख रही थी, उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे। मेरे हाथों ने आन्या की कमर को जकड़ लिया, अंगूठे उसके गड्ढों में धंसे हुए थे। मेरी निगाहें उसे देख रही थीं, वह बहुत तनाव में थी, उसे राहत की ज़रूरत थी। मैंने अपना सिर झुकाया, अपने होंठों से उसकी छाती पर, उसके पेट के तने पर एक लकीर बनाई और रुककर अपनी जीभ उसकी नाभि में डाली। उसके हाथ मेरे बालों पर चले गए, खींचने लगे, न कि संभालने लगे। मैंने उसकी पकड़ को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे हाथ उसकी कमर से फिसलकर उसकी जांघों के पिछले हिस्से तक पहुंच गए, उसे ऊपर उठाते हुए दीवार से और जोर से दबा दिया। मेरा मुंह जांघ और धड़ के मिलन बिंदु पर पहुंचा, उसे काटते और चूसते हुए, जिससे वह सिसक उठी। फिर मैं अंदर की ओर बढ़ा, सीधे उसका स्वाद चखा। मेरे अंगूठों ने उसे फैलाया, जीभ गहराई तक गई, ठीक उसी जगह को ढूंढ निकाला जहां मेरी आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थीं, उसके प्रवेश द्वार के ठीक अंदर नसों का एक छिपा हुआ समूह। मैंने अपनी जीभ के सपाट हिस्से को उस पर बार बार दबाया। इसी बीच एक हाथ ऊपर सरक कर उसके निपल्स को जोर से चुटकी काट लिया। आन्या दीवार से उछल पड़ी, उसके गले से एक दबी हुई चीख निकली, उसके नाखून मेरे सिर पर खरोंच रहे थे। उसकी भीतरी दीवारें मेरी जीभ को जकड़ रही थीं। मैं तब तक नहीं रुका जब तक उसकी जांघें मेरे सिर के चारों ओर कसकर नहीं लिपट गईं। उसका शरीर कांप उठा। ऑर्टेगा चुपचाप, सोच विचार करते हुए सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें नियंत्रित आग के गहरे कुंडों जैसी थीं। मैंने आन्या को दीवार के सहारे हौंफते हुए छोड़ दिया और अंत में ऑर्टेगा की ओर मुड़ा। उसके करीब गया, उसकी त्वचा से निकलती गर्मी ने मेरी त्वचा को झुलसा दिया। उसका सीना लगभग मेरे सीने से छू गया। हवा में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। इस बार मैंने उसका चेहरा नहीं पकड़ा। मेरे हाथ उसके कंधों पर गए और मैंने उन्हें मजबूती से नीचे दबाया। उसने एक पल के लिए विरोध किया, एक परीक्षा की तरह, फिर धीरे धीरे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी निगाहें मुझसे हटी नहीं, समर्पण में भी उसकी निगाहें चुनौती भरी थीं। मैंने उसके अंदर गहरे तनाव को महसूस किया। वह आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। मैं उसके साथ घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं। मेरे हाथों ने एक बार फिर उसका चेहरा थाम लिया, अंगूठे उसकी ठुड्डी को हल्के से छू रहे थे, इस बार और भी कोमल। मेरे होंठ उसके होंठों से मिले, न जोर से,
न मांगते हुए बल्कि लेते हुए, धीरे धीरे, गहराई से, अधिकार जताते हुए। उसके होंठ खुले और जीभ उतनी ही तीव्रता से मेरी जीभ से टकराए। उसके सीने में एक धीमी सी गुर्राहट गूंजी। एक हाथ उसकी गर्दन से नीचे, उसकी हंसली की उभरी हुई रेखा पर सरका और उसके स्तन के भारी उभार को थाम लिया। उसका निप्पल मेरी त्वचा पर एक सख्त बिंदु की तरह लग रहा था। मैंने उसे अंगूठे और तर्जनी के बीच घुमाया और महसूस किया कि उसकी सांस मेरे मुंह से लगकर अटक गई है। मेरे दूसरे हाथ ने उसकी पीठ की मजबूत मांसपेशियों को छुआ, फिर उसके नितंबों के सुडौल उभार तक गया और मैंने उसे कसकर दबाया, उसके कूल्हों को अपनी ओर खींच लिया। उसकी योनि मेरे कड़े लिंग से छू गई। मैंने चुंबन तोड़ा और नीचे की ओर बढ़ा। मेरे होंठ उसके कंधे की सुंदर रेखा पर फिरे, उसकी बाइसेप्स पर उतरे और उसकी कोहनी के मोड़ पर ठहर गए, एक संवेदनशील जगह जिसे आई ने चिन्हित किया था। मैंने वहां हल्के से नहीं बल्कि जोर से काटा। एक गहरी सांस। उसके हाथ, जो मेरी बाहों को कसकर पकड़े हुए थे, शिकंजे की तरह और भी कसकर जकड़ गए। और नीचे, मेरी जीभ उसकी नाभि के चारों ओर घूम रही थी, मेरे दांत उसके नीचे की कोमल त्वचा को खरोंच रहे थे। मेरे हाथ उसके स्तनों को मसल रहे थे, मेरे अंगूठे उसके निप्पल्स पर रगड़ रहे थे। उसकी सांसें तेज और उथली होती जा रही थीं। मैंने उसे पीठ के बल लिटा दिया। वह स्वेच्छा से लेट गई, उसकी आंखें अभी भी मेरी आंखों में टिकी हुई थीं, कामुकता की चुनौती और चाहत से जल रही थीं। मैंने उसके पैर चौड़े कर दिए और उनके बीच घुटनों के बल बैठ गया। मेरी नज़र ने उसकी सूजी हुई योनि को एक चमकते लक्ष्य की तरह उजागर कर दिया। मैंने उसके घुटनों से शुरू किया, एक जांघ के अंदरूनी हिस्से पर चूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ता गया, इतना धीरे से काटा कि निशान बन जाए और इतना जोर से कि वह झटक जाए। मैंने यही क्रिया दूसरी जांघ पर भी दोहराए। उसके कूल्हे जमीन से ऊपर उठ गए, मानो वह एक बेताब यौन भेद कर रही हो। मेरे अंगूठों ने उसकी योनि को फाड़ दिया। वह पूरी तरह भीगी हुई थी, अंदरूनी होंठ गहरे रंग के और लाल थे। मैंने उसकी क्लिटोरिस पर ठंडी हवा फूंकी। वह कांपी, उसके होंठों से एक कर्कश गाली निकल गई। फिर मेरा मुंह नीचे उतरा, जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तरह से। मैंने धीरे धीरे उसकी योनि से लेकर भक्षेप तक चाटा, स्वाद का आनंद लेते हुए, उस चिकनी गर्माहट का। मैंने अपनी जीभ की नोक से उसकी भक्षेप के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर उसे चूसा, धीरे धीरे दबाव बढ़ाते हुए। मेरी एक उंगली उसके अंदर घुस गई और उस उभरे हुए हिस्से को ढूंढ लिया जिसकी उसे चाह थी। मैंने दबाते हुए गोल गोल घुमाया और साथ ही अपना मुंह उसकी क्लिट पर रखकर ऐसे चूसने लगी जैसे भूख से मरी हुई हो। ऑर्टेगा चीखी नहीं, वह एकदम अकड़ गई, उसकी हर मांसपेशी तन गई। उसके गले से एक गहरी, कर्कश कराह निकली। जैसे ही वह बिखर गई, उसकी भीतरी दीवारें मेरी उंगली पर जकड़ गईं, राहत की लहरें उसके शक्तिशाली शरीर को हिला रही थीं। मैं तब तक नहीं रुका जब तक उसके हाथ कमजोरी से मेरे सिर को धक्का नहीं देने लगे, अति संवेदनशील, बेबस। वे सब कांप रहे थे, चेहरा लाल हो गया था, आंखें धुंधली थीं, लेकिन अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ था। आंख ने दिखाया कि वे अब भी गुनगुना रहे थे, अब भी संवेदनशील थे, अब भी मेरे थे। मैं उठा, विक्टोरिया को ड्रेसर से उठाया, आन्या को दीवार से दूर किया और ऑर्टेगा को बैठने में मदद की। मैंने उन्हें एक साथ बिठाया। विक्टोरिया आन्या के सहारे पीछे झुकी हुई थी, ऑर्टेगा विक्टोरिया के बगल में। उनके शरीर चिकने और एक दूसरे से सटे हुए थे, प्रचंड गर्मी साझा कर रहे थे। मेरे हाथ फिर से हर जगह घूमने लगे, चिकने स्तनों को सहलाते हुए, संवेदनशील निप्पल्स को तब तक दबाते हुए जब तक वे हौंफने न लगें, पसीने से लथपथ पेटों पर फिसलते हुए, उनकी जांघों के बीच की नम गर्मी में डूबते हुए। मेरा मुंह उनके बीच लगातार चलता रहा, एक अथक संभोग चक्र की तरह। मैंने विक्टोरिया को चूमा, उसकी जीभ पर आन्या की खुशबू का स्वाद चखा। मैंने आन्या के कंधे को काटा, नमक का स्वाद चखा। मैंने ऑर्टेगा के निचले होंठ को चूसा, उसकी गहरी, कस्तूरी जैसी सुगंध का स्वाद चखा। फिर नीचे, मेरा मुंह फिर से विक्टोरिया की सूजी हुई और खुली हुई क्लिटोरिस पर पहुंचा। मैंने अपनी जीभ से उसे तेजी से सहलाया, जबकि मेरी 2 उंगलियां उसके अंदर गहराई तक चली गईं। वह तुरंत ही चरम सुख तक पहुंच गई, आन्या के खिलाफ छटपटाने लगी, कराहने लगी, उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ गए। उसके कँपकँपी शांत होने से पहले ही मैं हिल गया। मेरा मुंह ऑर्टेगा की ओर बढ़ा। वह अभी भी बेहद संवेदनशील थी। मैंने उसे धीरे धीरे, नरमी से चाटा, दर्द को फिर से जगाते हुए, जबकि एक हाथ से मैं ऑर्टेगा की क्लिटोरिस को सहला रहा था। ऑर्टेगा एक सिसकी के साथ फिर से चरम सुख तक पहुंची, विक्टोरिया की बांह को कसकर पकड़े हुए। आखिरकार, आन्या। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, मेरे हाथ उसकी जांघों को जकड़े हुए थे, उसे खुला रखे हुए थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरा मुंह उसकी योनि पर था। मैंने चाटा, चूसा, अपनी जीभ गहराई तक डाली। आंख ने मुझे जो भी तरकीबें दिखाईं, सब आजमाई, दबाव बिंदु, लय, बेरहम तीव्रता, जब तक कि उसकी आंखें ऊपर की ओर नहीं घूम गईं, उसका शरीर एक धनुष की तरह झुक गया और वह एक खामोश, कंपकंपी के साथ चरम सुख तक पहुंच गई जो मानो कभी खत्म नहीं हुई, और उसे पूरी तरह से बेजान छोड़ दिया। मेरे हाथ विक्टोरिया की पसलियों पर ऊपर की ओर सरके, अंगूठे उसके स्तनों के निचले हिस्से को छू गए। उसका निप्पल सख्त हो गया, आंख धड़क उठी, गला
नाड़ी, संवेदनशील। मैं झुका, मुंह उसकी गर्दन पर हो रही तेज धड़कन पर टिका दिया। जोर से चूसा, वह हॉर्न फूटी, कूल्हे झटके, नाखून मेरी बाइसेप्स पर रगड़ खा रहे थे। शश, मैंने उसकी त्वचा से सटकर फुसफुसाया। बस महसूस करो। मेरे हाथों ने उसके शरीर के हर हिस्से को छुआ, रीढ़ की हड्डी, कमर का निचला हिस्सा, उसके नितंबों का उभार। मैंने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया। मेरा मुंह नीचे की ओर बढ़ता गया, कॉलरबोन, स्टर्नम, उसके स्तनों के बीच का खाली स्थान। बायां निप्पल, अत्यधिक संवेदनशीलता। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जीभ चारों ओर घूम रही थी, दांत हल्के से रगड़ रहे थे, चूसने की क्रिया गहरी होती जा रही थी। वह सिसक उठी, सिर पीछे की ओर झुक गया। एक हाथ विक के स्तन पर टिका रहा, दूसरे निप्पल को चुटकी से दबाता और घुमाता रहा। दूसरा हाथ आन्या की जांघों के बीच चला गया। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। मैंने उसकी परतों को अलग किया और उभरी हुई गांठ देखी। आंख तेजी से चमक रही थी। मैंने उसे अपने अंगूठे से घेरा। धीरे धीरे, सख्ती से। एरोस, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसकी जांघें कांप रही थीं। मैंने उसे पीछे धकेलकर ड्रेस से सटा दिया और उसे और फैला दिया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी नज़रें एक जगह टिक गईं, क्लिटोरिस। सूजी हुई, भीतरी लेबिया, चिकनी। मैंने अपना मुंह उसके होठों पर रख दिया। कोमल नहीं, चपटी जीभ से, चौड़े स्ट्रोक उसकी योनि के मध्य भाग पर, उसकी क्लिटोरिस के शीर्ष पर हल्के से छूते हुए। वह चीख पड़ी। उसका स्वाद मुझ में समा गया, नमकीन, गर्माहट, तीव्र उत्तेजना। मैंने उसकी क्लिटोरिस को अपने होठों के बीच चूसा, जीभ से उसके सिरे को रगड़ते हुए, साथ ही अपनी 2 उंगलियों को उसके अंदर ऊपर की ओर घुमाते हुए, उन खास जगहों को छूते हुए। हे भगवान, हे भगवान, वह बड़बड़ाने लगी, मेरे बालों में मुट्ठी गड़ाते हुए। बिल्कुल वहीं, बिल्कुल। मैं रुका नहीं और जोर से चूसने लगा। उंगलियां और तेजी से और गहराई तक जाने लगीं। उसकी जांघें मेरे सिर के चारों ओर कस गईं। उसका पूरा शरीर ड्रेस से नीचे झुक गया और कांपते हुए उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैंने अपनी जीभ पर उसकी नब्ज महसूस की और अपनी उंगलियों पर उसकी जकड़न महसूस की। मैं चाटता रहा, धक्के मारता रहा, उसकी हर आखिरी कपकपी को निचोड़ता रहा जब तक कि वह बेजान होकर गिर नहीं गई और प्रार्थना की तरह मेरा नाम पुकारने लगी। मेरे स्पर्श से विक्टोरिया हौंफने लगी। अब आन्या की बारी थी। मैंने घूमकर उसे दीवार से सटा दिया, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती। मेरे हाथों ने उसकी कमर को जकड़ लिया, अंगूठे जोर से गड़ गए। अपने पैर फैलाओ, मैंने आदेश दिया। उसने धीरे धीरे, आंखों में चुनौती का भाव लिए ऐसा किया। नज़र ने चारों ओर देखा, जांघों की सिलवटें, संवेदनशील योनि, ढकी हुई भक्षेप, अंदरूनी प्रवेश द्वार, तंग। मैंने उसकी जांघ और कूल्हे के जोड़ पर मांसल भाग को जोर से काट लिया। वह सिसकी, उसकी पीठ दीवार से दूर हट गई। मेरी जीभ ने उस चुभन को चाटा। नमकीन, उसकी गंध तीखी थी, ओजोन और चाहत का मिश्रण। मैंने उसके गुप्तांग को चाटा, उसके गुप्तांग को छूने से बचते हुए। उसे चिढ़ाया, उसकी बेचैनी बढ़ाई। उसके हाथों ने मेरे कंधों को जकड़ लिया, नाखून चुभ रहे थे। मैंने ऊपर देखा। मेरी तरफ देखो, मैंने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, मानो आग बबूला हों। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। आखिरकार, मेरी जीभ ने एक बार फिर उसकी योनि को खोला। एक ही लंबे, धीमे स्ट्रोक में उसकी योनि के प्रवेश द्वार से लेकर उसकी क्लिटोरिस तक ऊपर की ओर सरका। उसकी सांस अटक गई। मैंने फिर वही किया, तेज और जोर से, जीभ से उसकी योनि को हल्के से चाटना, फिर उसकी भक्षेप पर धीरे धीरे फेरना। और उसने कठोर स्वर में मांग की। मैंने उसकी त्वचा पर हल्के से हंसते हुए कहा, धैर्य रखो। मैंने अपना मुंह उसकी क्लिट पर रख दिया। चूसा, जोर से, साथ ही मेरा अंगूठा ठीक नीचे गोल गोल घुमा रहा था। उसकी कमर हिल गई। मैंने 2 उंगलियां उसके अंदर डाल दीं। वह अविश्वसनीय रूप से कसी हुई थी। मैंने उन्हें कैंची की तरह थोड़ा सा चलाया, उसे फैलाया और अंदर बाहर किया। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। धिक्कार है, वह गुस्से से बोली। रुको मत, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दबाव, चूषण और गति बढ़ा दी। जीभ उसकी क्लिटोरिस पर तेजी से चल रही थी, उंगलियां गहराई तक जा रही थीं, अंदर उस खुरदुरे हिस्से को खोज रही थीं। आंख धड़क उठी, चरम सीमा। नज़दीक, मैंने अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ा। जोर से दबाया, उसकी क्लिटोरिस को अपने मुंह में गहराई तक चूस लिया। एरोस, उसका चरम सुख किसी धमाके की तरह आया। पैर दीवार से टकरा रहे थे, कमर जोर से झुक रही थी, उसके गले से एक कर्कश चीख निकल गई। मैंने उसकी मांसपेशियों को अपनी उंगलियों के आसपास हिलते हुए महसूस किया, उसकी चरम सुख की लहर का स्वाद चखा। मैं तब तक करता रहा जब तक वह कांपते हुए ढीली नहीं पड़ गई। उसके होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। ओटेगा हिली नहीं थी, उसकी निगाहें भारी और भावहीन थीं। मैं उठा और उसकी ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। घुटनों के बल बैठ जाओ, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसका जबड़ा कस गया। फिर धीरे धीरे, शालीनता से वह कालीन पर बैठ गई। समर्पण नहीं, तैयारी। उसकी आंखें मेरी आंखों से हटी नहीं। चुनौती।
मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बहुत ऊंचा नहीं, बिल्कुल सीधा। मेरे हाथों ने उसका चेहरा थाम लिया। मैंने उसे चूमा, गहरा, अधिकारपूर्ण, विक्टोरिया और अन्या की यादों से भरा हुआ। फिर मैंने उसे धीरे से पीछे धकेल दिया, कालीन पर सीधा लिटा दिया, उसके पैर फैला दिए। आंख ने उसे एक महंगे भूभाग की तरह चित्रित किया, बाहरी योनि, गहरे रंग की, भरी हुई, भक्षेफ, आंशिक रूप से ढकी हुई, उभरी हुई, भीतरी प्रवेश द्वार, गहरा गुलाबी, चिकना, पेरिनियम, अत्यधिक संवेदनशील। मैंने वहीं से शुरुआत की। धीरे धीरे गीली रेखा में उसके पेरिनियम से लेकर क्लिटोरिस तक चाटा। वह सिहर उठी। उसका स्वाद गहरा, गाढ़ा और जटिल था। मैंने अपनी जीभ की नोक से उसकी क्लिटोरिस को हल्के से छुआ, धीरे से, छेड़ते हुए। उसकी सांस अटक गई, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने फिर से किया और जोर से दबाया। एक झटका, उसने गले से धीमी सी आवाज निकाली। मेरे हाथ उसकी नितंबों के नीचे चले गए, जिससे उसके कूल्हे ऊपर उठ गए। मुझे बेहतर पहुंच मिल गई। मैंने अपना मुंह पूरी तरह नीचे कर लिया। जीभ उसकी योनि में गहराई तक घुस गई और मैं उससे उसे सहलाने लगा। उसी समय मेरे अंगूठे ने उसकी क्लिटोरिस को ढूंढा और उसे रगड़ना शुरू कर दिया, मजबूती से, गोल गोल घुमाते हुए। वह चुप थी, तनावग्रस्त। उसके हाथ बगल में बिछे कालीन को कसकर पकड़े हुए थे। उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। मैंने उसकी जांघों में तनाव को महसूस किया। आंख चमक उठी, निर्माण, स्थिर, गहरे बिंदु। मैंने अपनी स्थिति बदली। अब मेरी जीभ पूरी तरह से उसकी क्लिटोरिस पर केंद्रित थी। पहले चौड़े स्ट्रोक, फिर बारीक झटके। 2 उंगलियां उसके अंदर सरक गईं, तलाश में। मिल गई वो जगह, गहरी, खुरदरी। मैंने दबाया, मालिश की। उसकी सांस एक बार अटक गई। उसकी जांघें कांप उठीं। मैंने उसकी क्लिट को जोर से चूसा, उंगलियां गहराई तक दबाईं, लगातार मालिश करती रहीं। उसका शरीर अकड़ गया। उसका सिर पीछे की ओर झटक गया। एक खामोश, खुले मुंह से निकली कराह। फिर एक के बाद एक जोरदार संकुचन की लहरें उसे जकड़ने लगीं। भीतरी दीवारें मेरी उंगलियों को कसकर जकड़ रही थीं। उसकी कमर जमीन से ऊपर उठ गई। उसके मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली, हा हा हा। मैंने इसे सहन किया, चूसता रहा, दबाता रहा, जब तक कि कँपकँपी शांत नहीं हो गई। जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी त्वचा पर पसीने की एक हल्की सी चमक थी। जब उसकी आंखें अंततः खुलीं तो उनमें हार नहीं थी, बल्कि स्वीकृति थी और एक जबरदस्त जोश था। मैं धीरे धीरे उठा। कमरे में यौन संबंध की दुर्गंध फैली हुई थी, तीखी, कस्तूरी जैसी, भद्दी। वे फर्श पर और फर्नीचर के सहारे बेसुध पड़े थे, पूरी तरह से थके हुए। पसीने से तर त्वचा लाल हो गई। बाल बिखरे हुए थे, होंठ कटे हुए थे। गर्दन, कूल्हों और जांघों पर निशान उभर रहे थे। थकी हुई मांसपेशियों में अभी भी कंपन हो रही थी। नग्न, पूरी तरह से किसी के वश में। कोई तौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई संदेह नहीं, बस जीभ और स्पर्श से किए गए समर्पण का परिणाम। विक्टोरिया ने उखड़ी हुई सांस ली। उसकी आवाज़ कर्कश और फटी हुई थी। तुम यहाँ फिट नहीं होते, इरोस। तुम यहीं फंसे हो। अन्या ने बेजान शरीर होने के बावजूद भी आक्रामक मुस्कान बिखेरी। और पास से, इससे तो चोट के निशान पड़ जाएंगे। ऑर्टेगा धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, कोहनियों के बल। उसकी निगाहें मेरी निगाहों पर टिकी थीं, एकदम स्पष्ट, तीव्र और स्थिर। उसने कुछ नहीं कहा। उसका एक पल का, सोच समझकर किया गया इशारा कोई सहमति नहीं थी। ये पसीने और राहत में हस्ताक्षरित एक संधि थी। सत्ता के हस्तांतरण की स्वीकृति। एक वादा कि यह अंत नहीं है। यह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जहां अधिकार का स्वाद चखा गया था और वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका था। किले में सिर्फ सेंध ही नहीं लगी थी, वह पूरी तरह से खुला हुआ था। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।